अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमने अपने शो पर एक छोटे से पोर्शन को क्लासरूम में तब्दील कर दिया है। क्लासरूम में तब्दील करने की वजह यह है कि जो सीखने का अमल है वो कब्र तक जारी रहता है। आपको लगता है आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ लिया या कोई ट्रेनिंग्स ले ली तो बस ये हो गया, नहीं भाई। ज़िंदगी के एंड तक ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। कब क्या करना है, किस तरह किस चीज़ को प्रेजेंट करना है, क्या बोलना है, वो कहते हैं ना तोल मोल के बोलो। ये सब चीज़ें आपको उम्र और तजुर्बों के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ लर्न करने का मौका मिलता है। और कभी कभार आपको दोबारा से लर्न करना पड़ता है, पिछली चीज़ें मिटा के। जिस तरह ब्लैक बोर्ड पे आपने कोई आंसर लिखा या पेपर पे कोई आंसर लिखा और फिर इसको मिटा के दोबारा से सही करना पड़ता है, यानी रीलर्न ही कहते हैं ना, है ना। तो वो दोबारा से करना पड़ता है। मैंने अक्सर बच्चियों को देखा है कि उनकी अम्मी ने अपने एक्सपीरियंसेस से उनको कुछ बातें बताई होती हैं, बेटा ऐसे नहीं करना, ये करना, वो नहीं करना। बच्चियाँ अपनी अम्मी की बताई हुई चीज़ों पे ही चल रही होती हैं क्योंकि उनको खुद एक्सपीरियंस नहीं होता, मगर उनकी अम्मी की ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी फ़र्क होती है। और जैसे जैसे उनको तजुर्बा होता है और मैच्योरिटी आती है तो फिर उनको लगता है कि जो अम्मी कहती थी वो उनके लिए तो सही था, मगर वो शायद बेटी के लिए सही नहीं है, क्योंकि बेटी के सामने जो लोग हैं वो अम्मी के सामने लोगों से मुख्तलिफ है। अब अगर मैं मिसाल लेती हूँ कि अगर घबरा जाती हैं ख़वातीन स्पेशली ज़्यादा। अच्छा, कभी मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन घबरा जाती हैं, लेकिन कभी कभार मर्द भी हाथ पाँव फुला लेते हैं। अब किन किन चीज़ों में ख़वातीन घबराती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एग्ज़ाम हॉल में आपने किसी लड़के को घबराते हुए नहीं देखा होगा, लड़कियों के ही हाथ पाँव फूल रहे होते हैं। लड़के चाहे उनको पेपर नहीं भी आता ना, वो पता नहीं क्या इतने मज़े से बैठे होते हैं, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है। सो लड़कियां एक तो सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल में घबराती हैं, पेपर आता भी है, लगता है कि नहीं आता और भूल गई और पसीने छूटने लगते हैं। फिर सेकेंडली जैसे जैसे ज़िम्मेदारियां बढ़ती हैं और टेक्नोलॉजी आगे आ रही है तो एटीएम मशीन में अगर एटीएम कार्ड फंस जाए, ओहो, उसमें भी घबरा जाती है। फिर अगर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं सो वहाँ भी एक माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बच्चा गिर जाता है। अक्सर मेजॉरिटी में माँ घबराती है, मगर बहुत सारे कपल्स में बाप भी घबरा जाते हैं, वो भी पैनिक कर जाते हैं। और अल्लाह मियां ने कपल ऐसा बनाया होता है कि अगर बाप घबराने वाला है तो माँ हिम्मत वाली होती है ताकि वो बैलेंस मिल सके। फिर रोड पे गाड़ी ख़राब हो जाना, यही औरत को घबराहट। पंचर हो जाना, यही घबराहट, क्योंकि वो जो व्हील चेंज करने के लिए जो ताकत चाहिए होती है या जो थोड़ा सा एक पोस्चर है बॉडी का, जिस तरह बैठ के व्हील चेंज करते हैं, वो ख़वातीन थोड़ा हेजिटेट करती हैं। उनके अंदर ताकत भी होती है, लेकिन वो उस तरह सड़क पे बैठ के पहिया चेंज करना थोड़ा सा वो घबरा जाती कि ये मुश्किल हो गया, अब किसको पकड़ूँ, किससे बोलूँ। ड्राइविंग तो कर लेती है, ड्राइविंग में भी कभी कभार घबराती हैं, मगर कभी कभार बहुत अच्छी ड्राइवर्स भी होती हैं। पता नहीं ऐसी बदनाम क्या हुआ है हमारी औरतों को कि ये जो गाड़ी है ना ये गलत चल रही है, पीछे से बोला जा रहा है कि ये औरत ही चला रही होगी। मुझे बड़ा गुस्सा आता है सुनकर, लेकिन ख़वातीन घबराती हैं थोड़ा थोड़ा। फिर अगर मैं ये बात करूं, जो हर किसी की ज़िंदगी में आए होंगे वो दिन, जितनी भी आप कॉन्फिडेंट होंगी, कोई ना कोई लम्हा ऐसा होगा ज़िंदगी में जहां आपके टांगे काँपी होंगी, है ना। तो चाहे वो मेरी ज़िंदगी हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी हो, आपकी माँ ने आपको बहुत कॉन्फिडेंट पाला है, मगर कहीं ना कहीं वीकनेसेस होंगी आपकी और आप घबराती होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कितना भी कैमरे के आगे बुलवा लो, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कितना कभी कभार उल्टा पुल्टा भी बोल जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा मेरा घर है या आप लोगों के साथ बात करने वाला मेरा घर है, तो जिस तरह हम लाउंज या ड्राइंग रूम में बात करते हैं मैं वैसे ही बात कर रही होती हूँ। लेकिन अगर मैं स्टेज पर जाती हूँ तो थोड़ी सी मेरी टांगें काँपती हैं। मतलब जो इतना लाइव शो करने वाली, बोलने वाली, स्टेज पे जाके मुझे कुछ थोड़ा सा होता है, एक सामने एक ऑडियंस बैठी है और उनको देखकर बात करना, वो थोड़ा सा मुझे मतलब लगता है कि मैं चार्टर करती हूँ, उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस चार्टर करता है। उसी तरह जब आप, चाहे आपकी लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, जब आप शादी होके अपने ससुराल जाते हैं, तो जब नई बच्ची होती ना वो घबराती है,
चाहे वो कितनी भी कॉन्फिडेंट हो, कभी कोई बात करने में घबरा जाएगी, कभी कोई एक्ट करने में घबरा जाएगी। और आम बच्चियों को कहीं से ये लर्निंग नहीं मिलती कि उनको अपना जो पैमाना है हर चीज़ का वो कितना रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी बातें हैं, लाइक शुरू के दिनों में नींद नहीं आती है और नई जगह होती है। शुरू के दिनों में खाना खाते हुए शर्म आती है कि कितना प्लेट में खाना डालें, और भूखे रह जाते हैं। और फिर ज़ाहिर चिड़चिड़ाहट भी होती है। पानी पीना, जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मैं आपसे वो कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ कि वो आपको समझ नहीं आती। क्या करें, नया घर है, आप अपने आप को मेहमान फील कर रहे होते हैं, किस तरह तैयार होके जाएं, क्या मेकअप हल्का फुल्का करें, खाने की टेबल पे, नाश्ते की टेबल पे। कंबाइंड फैमिली सिस्टम है ज़्यादातर, मतलब मैं ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात कर रही हूँ जो होता है हमारे माशरे में। वहाँ आपने कितना बोलना है, कितना हंसना है, क्योंकि एक शाइनेस होती है और किसी ने आपको गाइडलाइंस दी होती। तो मैं आपको ये नहीं कह सकती जो आप हैं वैसे ही रहें, क्योंकि आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके फिर वैसे भी आप जहाँ कहीं भी जाते हैं नई जगह, आप जो हैं एकदम नहीं खुल के सामने आते। थोड़ी मुलाकातों के बाद पता चलता है कि आप कैसे और दूसरा कैसे। सो पहले ऑब्जर्व करें और उस ऑब्जर्वेशन के दौरान आपने कौन सी चीज़ का पैमाना कितना रखना है। आज हम आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस से। सो रहिए हमारे साथ, इस क्लासरूम का हिस्सा रहिए, क्योंकि अगर आपको वो घबराहट है जो हर लड़की को होती है, सो उसकी कुछ परसेंटेज घबराहट चलें हम दूर करते हैं। एस खाला, पुप्पो, चाची, जो भी समझे आप मुझे, या मैं के वाली। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को शुरू करूं प्रॉपरली, लेकिन मैं जो हमारे कम्युनिटी होती है, एक्टर्स की, सेलिब्रिटीज़ की, ये हमारी फैमिली होती है। और जब भी किसी को कोई भी खुशी की खबर मिलती है या किसी भी अवार्ड से नवाजा जाता है तो दिल चाहता है कि उनको मुबारकबाद दी जाए। और इसी तरह अभी यूके पार्लियामेंट ने एहसन खान को अवार्ड से नवाजा है और हमें बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ और एहसन खान को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि वो वैसे इतने अच्छे काम कर रहे होते हैं और वो डिज़र्व करते हैं ये अवार्ड भी और बहुत सारे अवार्ड्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो एहसन, आपको अल्लाह मियाँ और कामयाबियाँ दे। और जितने अच्छे आप एक्टर हैं, इंसान हैं, शक्लन अच्छे हैं। सो इंसान, सबसे बड़ी बात कि इंसान अच्छे हैं और हर किसी के बारे में सोचते हैं। आपकी शक्ल के साथ साथ आपकी ज़बान और सीरत भी बहुत अच्छी है। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से और आपके सारे फैंस की तरफ से। सो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हमारे पास आज यहाँ जो पैनल है, जैसे कि हमने आपको बताया, आज का प्रोग्राम है कि एक ऐसी ट्रेनिंग जो शायद बहुत ज़रूरी है, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं मिलती, मगर वो समझदार और अक्लमंद लोग जो अपनी एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर आपको वो सीख देने वाले हैं आज के इस पैनल से, जो कि बहुत ज़रूरी है कि क्या पैमाना होना चाहिए। जो भी नौबयाता दुल्हन है उसके लिए ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में थोड़ा कितना कम, कितना बोलूँ, कितना खाऊँ, उसको थोड़ा सा गाइडलाइंस देने के लिए आज का प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया। और हमारे आज के पैनलिस्ट हैं जी जारा हाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। ठीक, हमेशा की तरह हसीन माशाल्लाह। फिर हमारे साथ हैं हमारी सेकंड पैनलिस्ट सबा फैसल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट तो क्लास। आप जो है ना, आपने सादिया को भी बीट कर दिया। गर्ल बहन लग रही है सादिया की। हाँ ना, बस बहुत प्यारी फिर लगी। मज़ा आता है ना। आई लव योर आउटफिट, थैंक यू सो मच। बहुत स्टाइलिश है और बहुत अच्छा बहुत- उसका फॉल है। बहुत प्यारी लगी माशाल्लाह, Thank नजर you. ना लगे। थैंक यू। और हमारी सबको प्यारी बनाने वाली, दिल से आप लोगों को सिखाने वाली ऐसी स्टाइलिस्ट, आपकी टीचर, हमारी फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट बीनिश परवेज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक। सो आज आप लोग अपने अपने हवालों से, अपने अपने एक्सपीरियंसेस के हवालों से, ये जो क्लासरूम हमने सजाई है प्यारी सी बच्चियों के लिए जो यहाँ भी बैठी हैं और हमें वहाँ भी देख रही हैं, उनको गाइडलाइंस देंगे। और मुझे पता आप तीनों की पर्सनालिटी वो है जो दिल से गाइडलाइंस देते हैं अपने एक्सपीरियंस कहते हैं ना, एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हकीकत है, ये हकीकत है। वो टाइम के साथ ही आता है। टाइम के साथ ही आता है।
सो अगर हम शुरुआत करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आएंगे बाकी नेचर और फिज़िकल अपीयरेंस, क्योंकि जब नई दुल्हन होती है तो जब देखने भी जाते हैं लड़के के लिए लड़की, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो देखते हैं कि अच्छा जी जोड़ कैसा है, मेरा बेटा ऐसा है, तो वो जो लड़की है वो अपीयरेंस वाइज कैसी है, क्योंकि आपको पहले तो दिल नज़र नहीं आ जाएगा ना जाते ही, फिर उससे बात करने में आगे आहिस्ता आहिस्ता उसकी पर्सनालिटी नज़र आती है। तो हम पहली जो अपीयरेंस है उससे शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों को टच करेंगे। तो अब अगर जैसे बच्चियों को नहीं पता होता, बीनिश आपसे मैं शुरू करी हूँ, बच्चियों को नहीं पता होता कि अगर वो उनकी शादी हुई है और जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही हैं, पहनावा कि क्या नए दिनों में उनको पहनना चाहिए, क्या वो जर्क बर्क कपड़े जो बरी और जैज में उनको मिले हैं, क्या वही पहन के वो डिनर और लंच पे जो नीचे उतरेंगी अपने कमरे से और जाके सबके साथ खाना पीना करेंगी, क्या वही दबके सलमा वाले कपड़े पहन के बैठे? सेकेंडली क्या वो कर्ल्स और वो जो टोंग और ब्लो ड्राई आयरन करके जाएं, या फुल मेकअप ज्वेलरी जो कि उनको मिली है और सास को खुश करने के लिए फुल 12 चूड़ियाँ पहन के, मतलब लाइक हर दौर का अपना एक तरीका होता है। आज के दौर का क्या तरीका है? देखिए पहले वो ज़माने भी और हुआ करते थे जब सिर्फ बरी के कपड़े जो थे वो दूसरे दिन से पहनाना शुरू कर देते थे लोग, ठीक है। अब ये है कि अब लोगों को भी अकल आ गई है कि वो जब फॉर्मल क्लोथिंग देते हैं तो थोड़े से स्टाइलिश और सेमी फॉर्मल टाइप कपड़े भी बच्चियों के सूटकेसेस में जा रहे होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। जैसे एक मोटिव हो गया, कोई सिंपल प्लेन कपड़ा जैसे है, अभी सबा जी ने जो जोड़ा पहना हुआ है, आपको क्या कहते हैं? अब ये सेमी फॉर्मल है, इसमें एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी की हुई है, पेस्टल सा कलर है, आंखों को चुभ नहीं रहा, वाइट के साथ इसको बैलेंस आउट किया हुआ है, लिटिल बिट ऑफ पर्ल्स आर देयर। आप कोई पर्ल की ज्वेलरी या इनफैक्ट जो उन्होंने इस वक्त पहना हुआ है वो भी बहुत एलिगेंट सा प्यारा सा है। सो इस तरह की ड्रेसिंग आप उन ओकेजन्स पे रखें राइट आफ्टर द शादी, जहां आपको लग रहा है कि टू मच पब्लिक नहीं है या बहुत बड़ी दावत नहीं है, कोई आउटडोर दावत नहीं है, कोई 50-60 लोग अगर इनवाइटेड हैं तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट अगर 10-15 लोगों का डिनर है तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट काइंड ऑफ अ लुक जो आप कैरी कर सकते हैं, जिसमें जॉर्जेट्स हैं, शिफॉन्स हैं, उनके ऊपर इस तरीके का थ्रेड वर्क है, थोड़ा बहुत पर्ल्स का काम हो गया, इस तरह की डिसेंट बट अ लिटिल बिट एलिवेटेड, जिनको आप कह सकते हैं सेमी फॉर्मल कह सकते हैं, या उस तरह के इवन आप कपड़ों में तो आपको बेहतर पता होगा कि कौन से मटेरियल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉर्जेट्स, ये जो सिलवेट्स वाले मटेरियल है, इसकी इस्त्री भी खराब नहीं होती, बिल्कुल नहीं तो अब अगर आप सारा दिन अपने ससुराल वालों के साथ, जाहिर है पहले शुरू के दिनों में आपको उनके साथ मिंगल करना पड़ता है। इस्त्री सूटकेस में अंदर कहीं पड़ी हुई होती है, शुरू के है ना, सारा दिन के लिए जाते ही आप किसी से मांग नहीं सकते, तो एक छोटी ट्रैवल साइज आपके सूटकेस में होनी चाहिए। ट्रैवल साइज चीज़ें खरीदने का हमारे यहाँ वैसे कम रिवाज है, जो कि होना चाहिए, बिकॉज ट्रैवल साइज चीज़ों को ख़रीदने से क्या होता है कि वो जो है ना वो हैंडी रहती हैं, आपके कमरे में चीज़ें पड़ी रहती हैं। नहीं, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखें जब शादी नई नई होती है तो आपके ससुराल में मेहमान भी आए हुए होते हैं बाहर। यस, हाँ, ठीक है, तो वो भी सिर्फ वो छोटा ससुराल नहीं होता उस वक्त मेहमान भी होते हैं, तो आप लंच डिनर कुछ दिन आप उनके साथ कर रहे होते हैं स्पेंड। तो ये वाले जो सिलवेट के कपड़े ये अगर सारे दिन ये इस्त्री इसकी खराब नहीं हो सकती, तो कुछ ऐसा चीज़ कि कभी कोई नाश्ते पे आ रहा है, मिलने दुल्हन को देखने आ रहा है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा जोड़े बदलने की ज़रूरत भी नहीं होती। कुछ जोड़े ऐसे भी होते हैं तो डे और नाइट दोनों में सिर्फ लुक चेंज करके भी चल सकते हैं। जैसे अगर शाम में कोई अलग किस्म के लोग हैं जो विज़िट कर रहे हैं दुल्हन को डिनर पे या लंच पे, तो आप डिनर पे अगर वो लोग डिफरेंट हैं तो आप सेम जोड़े को स्टाइलिंग से एलिवेट भी कर सकते हैं। कुछ जोड़े ऐसे भी डिज़ाइन हो सकते हैं। तो डिज़ाइन करते हुए ख़याल रखें कि जहाँ आप 15 से 20 जोड़े बहुत हैवी लेके जा रहे हैं, वहाँ आप कुछ इस तरह के स्टाइलिश कपड़े भी रखें जिनको आप ज्वेलरी से, मेकअप से, हेयर से एलिवेट कर लें। अब जहाँ बात आती है मेकअप और हेयर की, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जिस तरीके से आपने कहा कि रिंगलेट्स कर लेना या बहुत मेकअप कर लेना, अब आई थिंक मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये जनरेशन जो है वो वैसे ही स्किन केयर की तरफ बहुत है। अगर जिस लड़की की शादी हो रही है, कम से कम 6 महीने पहले उसको एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बिल्कुल सही चीज़ें सजेस्ट करेगा कि आपको फेशियल्स कितने लेने,
आपको क्रीम्स कौन सी लगानी है, आपको नाइसिनामाइड कब शुरू करना है, आपको हाइलुरोनिक कब शुरू करना है, आपको क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी जा के बच्चियां जाहिर है हाँ, उनकी स्किन रफ हो जाती है, स्किन रफ हो जाती और है, जब वो कभी ब्रेक कभी लेती टैनिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बाज़ारों में टैनिंग हो जाती है शादी की तैयारी बिल्कुल, करते करते। बिल्कुल। तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल कम से कम 6 से 4 महीने पहले करें, क्योंकि आप ओवरनाइट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी स्किन को कि वो आपने बस एक दिन मेकअप लगाया और आप खूबसूरत हो गए। अगर आपकी स्किन बम्पी है, आपके एक्नी है, आपका कोई स्कार है, या आपने फेशियल्स नहीं लिए, आपके वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप महंगे से महंगा मेकअप लगाएंगे और वो खूबसूरत लगेगा। और सच्ची बात ये, फीचर्स अल्लाह ताला ने बनाए, रंग भी अल्लाह ताला ने दिया है, मगर स्किन अगर आप चाहें अपनी अच्छी करना तो आप कर सकते हैं खाने के थ्रू, उसकी केयर के थ्रू, उसके क्लेंजिंग के थ्रू, हाइजीन के थ्रू। बहुत सारी लड़कियां हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। मैं देखती हूँ कहीं से भी हाथ लगे हुए हैं, मुंह पे लगा लिए, मेकअप करके सो जाती हैं, मेकअप करके सो लिया, यूनिवर्सिटी से आई ऐसे ही ना क्लेंजिंग की ना कुछ किया, भर भर के यूनिवर्सिटी मेकअप करके जा रही हैं, फिर उसके बाद पूरा दिन मॉइस्चराइजर्स लगाने की तमीज़ नहीं होती। अब देखें जैसे अक्सर लोगों की दिसंबर में शादियां हो रही होती हैं, मेरे पास कभी कभी दुल्हन आती है, कुर्सी पे बैठती है, फटी हुई स्किन। अरे भाई तुम्हें तो पता था ना आज तुम्हारा मेकअप होना है, हाँ। कम से कम 2 दिन पहले से भर के मॉइस्चराइजर ही लगाना शुरू कर देती। अब वो इतनी फटी हुई होती है कि कभी कभी सिर्फ एक एप्लीकेशन से काम नहीं चलता हाइड्रेशन का। तो पानी का खास ख्याल और मॉइस्चराइजर का खुदारा ख्याल और बालों का भी थोड़ा ख्याल करें ना जरा। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि फिर हर वक्त तो ब्लो ड्राई और ये इस तरह की चीज़ें तो नहीं कर सकते। खैर अब तो माशाल्लाह से बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं मार्केट में। अक्सर अब तो शादियों के पैकेज में आ गया। मैं तो हंसती हूँ अपनी बच्चियों से जब बात कर रही होती हूँ, वो लड़कियां जब मेकअप के लिए वो कर रही होती हैं तो वो कैरेटिन और हाइलाइट्स और वो सारा पैकेज ले रही होती हैं, बिकॉज कैरेटिन से आपकी जान छुट जाती है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई नहीं करना पड़ता। अगर आपका बहुत ज़्यादा फ्रिज है, गेट योर कैरेटिन डन। 3 महीने आपके सुकून से। हाँ, कैरेटिन इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन अनलेस कि आपका बाल ऑलरेडी उस लेवल पे डैमेज ना हो, क्योंकि कुछ लोग एक्स्ट्रा फैशनेबल होते हैं, वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी में इतना केमिकल लगा रहे होते हैं कि शादी के करीब कभी कभी इतनी हाइलाइटेड और गंदे बाल हुए हुए होते हैं कि समटाइम्स कैरेटिन भी नहीं चलता। तो आप पहले किसी एक्सपर्ट को देखिए। जो आपने समझाया उसमें पहले आपने कहा अपने स्किन का ख्याल, अपने बालों का ख्याल, ये 6 महीने से रखना शुरू 6 महीने पहले से आप रखना शुरू करें। और खुदारा बालों के लिए एक्स्ट्रा मैं कहूँगी कि एक्स्ट्रा केमिकल ना लगाएं। करीब मतलब 2-4 महीने से ना आप उसको छोड़ दें, थोड़ा सा माइल्ड केमिकल्स पे आ जाएं। अगर ज़रा से ग्रे दिख रहे हैं तो सिर्फ रूटिंग करें, हाइलाइट्स वगैरह छोड़ दें, ताकि जब अनकरीब आपका जब मौका आएगा, जब आपकी शादी का वक्त आएगा, तो आपको जो भी हेयर ड्रेसर या कलरिस्ट आपको ज़्यादा अच्छा कलर करके दे सकता है। अगर आपने पहले से कोई खिचड़ियाँ मचाई हुई होंगी तो फिर हमारे लिए भी बड़ा मसला होता है पुराने रंग को निकालना, नया रंग डालना, और फिर बाल उस तरह हेल्दी भी नहीं होता। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि मेकअप की लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, क्या आप लोग अगर फ्लैशबैक में जाएँ और अपने ज़माने की बात करें कि जब आप की बात नौ ब्याहता दुल्हन थी, तो लाइक आप शुरू के दिनों में क्या किस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी? मैं अभी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रही हूँ, क्योंकि सेकंड जो है वो आपकी सीरत, आपका रख रखाव, आपका उठना बैठना होता है। तो मैं सेगमेंट वाइज चलूँगी आहिस्ता आहिस्ता। याद है आपको? नहीं, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जैसे माइयों की दुल्हन आप दिखाना चाह रहे हैं ना, तो माइयों का मतलब ही ये हुआ करता। नहीं, मैं आपसे ये सवाल नहीं करी। मेरा सवाल ये है, जब आपकी शादी हो गई, अच्छा शादी हो गई, शादी हो गई, शादी होने के बाद जी नई दुल्हन है जहाँ आ रहा है, और उसके बाद वो क्या, उस वक्त तो आप साड़ियाँ नहीं पहनती होंगी ना? उस वक्त क्या पहनती थी? साड़ियाँ ही पहनती थी? नहीं, साड़ी मैंने शादी के बाद पहननी शुरू करी है। तो शादी के बाद शुरू के दिन आपको, अगर आप फ्लैशबैक में जाएं या कभी कभार बंदा रिवाइज भी करता रहता है अपने बच्चों को बताते नहीं, तो होता उन दिनों ये के है, बारे में बताएं। शादी के फौरन बाद अगर आप जॉइंट फैमिली में जा रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ। और अगर आप यूं ही आज शादी हुई, कल वलीमा और तीसरे दिन हवाई जहाज का टिकट लिया और आप घर चले गए, हाँ। तो एक मतलब ये दो सिनेरियो। जिंदगी में क्या हुआ? नहीं था? तो आपकी जिंदगी का मेरी ज़िंदगी में तो ये हुआ था कि मैं शादी के 1 हफ्ते के बाद मैं चली गई थी यहाँ से, कराची से। अच्छा। लेकिन फिर भी वो हफ्ता 10 दिन जो गुजरे वहाँ पर, तो
पता नहीं, मैंने हमेशा ये महसूस किया कि जब आप किसी नई जगह जाते हैं तो वहाँ के माहौल को थोड़ा सा असेस करना चाहिए। हाँ। वहाँ के लोग किस तरह से कपड़े पहन रहे हैं, हाँ। क्या उनके उठने बैठने के तरीक़े हैं। तो मेरी सास माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंसान थी। अच्छा, तो मेरा ये था कि उनसे जाके मैं पूछ लिया करती थी कि क्या पहनूं मम्मी? हाँ, बताएं। कि अब फला फला आ रहा है मिलने के लिए, हाँ। अम्मा बताइए मैं क्या चीज़ पहनूं। हाँ। हाँ बेटा तो वो वाला जोड़ा पहन लो। अच्छा। तो देखो ना, जहेज़ में काफ़ी कपड़े होते हैं इंसान हाँ। के, तो जहेज़ भी इस तरीके से बनाया जाता है कि भाई ये सुबह के कपड़े हैं, ये दोपहर के हैं, हाँ। ये रात के हैं। हाँ। तो उन जोड़ों में से कोई निकाल लो, हमारी हाँ। सास कहती थी वो निकाल लो और वो पहन लो। और जो है मतलब कहने लगी कि नहीं भाई ये हाथ तुम्हारे खाली नहीं होने चाहिए। अच्छा। हाँ, चूड़ियाँ बहुत ज़रूरी हैं। हाँ। चूड़ियाँ चाहे कांच की हों चाहे सोने की हों। हाँ। अगर मेरा तो ये था कि अगर खाली हाथ देख लिया तो अपनी चूड़ियाँ उतार के मेरे हाथ में पहना अरे, दो। so sweet। लेकिन नहीं भाई ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे हाथ खाली रहें। हाँ। तो ये है कि जब आप एक नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ के लोगों से थोड़ा सा मशवरा करना बेहतर होता है। और अगर सास से आपकी अच्छी वो रेपो है हाँ। तो उसमें फिर बहुत फ़ायदा ये होता है कि सास भी खुश हो जाती हैं, हाँ। आप खुद भी सेटिस्फाइड होते हैं। हाँ। और जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी समझते हैं कि हाँ सब चैन सुकून। और आपके ज़माने में मेकअप का रिवाज ये था कि आपको बालों की और मेकअप की टेंशन? भाई मेकअप की कोई टेंशन नहीं थी। हाँ। देखो मैं इसीलिए मैं माइयों का जिक्र थोड़ा सा मैं करना चाह रही थी हाँ। कि जैसे कि अभी बता रही थी ना ये कि वो कई महीने पहले से आपको तैयारी करनी चाहिए अपने हाँ। स्किन वगैरह की। माइयों का असल में मकसद ही यही था हाँ। कि आम तो Without makeup। कि उपटने, मलवटें। वो अक्सर तो महीने भर पहले माइयों बिठा दिया जी। जाता इनके था। ज़माने अच्छा, और लड़की हाँ, को सही कह रही हैं इनके और लड़की को किसी से मिलने की फिर इजाज़त भी नहीं होती थी ओए, अलावा ओए। घर वालों के, है कि नहीं? बिल्कुल, है ना? अच्छा, उसके अंदर फिर बालों के लिए वो ट्रीटमेंट हो रहा है, तेल लग रहा है, खुशबुएं लगाई जा रही हैं, चेहरे के ऊपर वो हो रहा है, उपटन मले जा रहे हैं और अच्छी अच्छी खुराक भी उनको दी जा रही है। तो मतलब एक तरह से ये वो एक ब्यूटी पार्लर था फॉर 1 मंथ। 1 महीने पहले डिटॉक्स ट्रिप चला जाता था उस ज़माने है में। ना? तो हाँ, ये सही सब कह चीज़ें रही होती हैं। थी। और उसके बाद इतना ज़्यादा जैसे कि आजकल मेकअप का फैशन है वो तो था नहीं। अच्छा, तो हमारा सच्ची तभी ये कह रही थी ना, ये तो हमने मुंह पे क्रीम लगाई हाँ। या थोड़ी सी बेस ऐसे ऐसे लगा ली। हाँ। मैंने है हाँ, कर आके हाँ। मतलब शादी दुल्हन होती थी उसी पे होता आयला माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है दुल्हन। हाँ। ये हो जाता, लाल लिपस्टिक लगाई है ना, काजल वाजल लगाया। ये मस्त है कि दुल्हन ने लाल लिपस्टिक लगाई। लाल लिपस्टिक तो जरूरी है। बाकी सारा मेकअप नहीं है इतना, लेकिन वैसे भी रेड लिपस्टिक लेकिन आप हाँ, कॉन्सेप्ट लगाते ये है ना कि तब मेकअप जब enhance आप करते। नहीं कर रहे हाँ। तो फिर आप डार्क लिपस्टिक ला तो तब Exactly. कहाँ होता था आई शेड का हाँ। इतना रिवाज। और ये रेड लिपस्टिक से अब सज जाते हैं। हाँ, एकदम से रौनक आ जाती थी ना चेहरे के ऊपर। हाँ। तो ये माइयों का कॉन्सेप्ट जो था वो प्रेपरेशन ही था। अच्छा। तो अब जब आप नई जगह पे चले गए तो जाहिर वजह से मैंने कहा कि वहाँ के माहौल को देखकर और ख़ास तौर से अगर आपकी सास हयात हैं तो उनके साथ आपका जो एक इंटरेक्शन जो हो ना वो बहुत सही होना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो उस घर की मालिक है। हाँ। उस वक्त वहाँ बैठी हुई है, आप बिल्कुल नई आई हैं, आपको नहीं पता कि वहाँ अभी तो हम पहनने ओढ़ने की बात करें ना, मालकिन तो वो हुई ना नहीं कि नहीं, हाँ तो वो अगर उनसे पूछ के आप कपड़े पहनेंगी तो शी विल बी वेरी हैप्पी। हाँ। उन्हें बहुत खुशी होगी कि देखो मेरी बहू आ रही है तो मुझसे पूछ कर मुझसे काम कर रही है। हाँ। तो एक जिसे कहते हैं ना एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। हाँ। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जो बड़े घर के अंदर हैं उनसे पूछ लिया जाए कि भाई हमें क्या कपड़े पहनने हैं, किस किस्म अच्छा, का। कब किसी घर में ऐसा होता है कि वाइस वर्सा भी हो जाता है, जैसे अगर बहू ज़्यादा स्टाइलिश होती है तो वो सास को कपड़े निकाल के दे रही है, अम्मी आज आप ये पहने, आज आप पे ये सूट करेंगे। इट डिपेंड्स नहीं, कि कौन लेकिन ज़्यादा that comes later। वो हाँ, जरा थोड़े हाँ, दिन के ये भी बाद सही होता बात है। ये भी सही इमीडिएटली बात जो है ना रुखसत होके जो लड़की आई हाँ। तो मेरे ख्याल से लड़की का ये सबसे पहले मैं समझती हूँ कि वहाँ का माहौल को देखकर आजकल जो है वो थोड़ा सा रेपो पहले ही बनना शुरू हो जाता है। हाँ। शादी से पहले पहले ही तो हो वो जो थोड़ी सी एक अजनबियत है वो खत्म हो जाती है मिलने जुलने की वजह से, मंगनी के बाद या कुछ। मगर उसके बावजूद हाँ। जब आप नए घर में जाएं फिर? तो मेरे ख्याल से जो वहाँ के बड़े लोग हैं उनको कंप्लीट इज्जत दें, उनसे मशवरा करें। हाँ। और उनके मशवरे पे अगर आप चलेंगे तो पूरा माहौल जो है ना वो बहुत खूबसूरत। अच्छा, अब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो मैं आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि ज़माना भी चेंज हुआ, इनके ज़माने के और जैसे जैसे ज़माना चेंज होता है चीज़ें भी चेंज होती है। दूसरा, आप शादी होके अपने ही ख़ानदान के अंदर गई थी, यानी कि जो सामने वाले लोग भी वो भी हसीन, ये भी हसीन, हसीनों की फैमिली। अब आगे की कहानी आप जानेंगे कि इनकी शुरू के शादी के दिन क्या थे
और शायद आपने अभी, मुझे नहीं याद पड़ता कि शो में कभी बताया है शुरू के दिन ये वाली बातें। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद जानिए सबा फैसल के शुरू की शादी के दिनों की कहानी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटी सी क्लास जो कि बहुत ज़रूरी है, वो सारी क्लासेस जो आप शादी से पहले लेने जाते हैं, रंगून वाला हॉल या फिर मिमन फाउंडेशन। हाँ, ये वाली क्लासेस ऐसी हैं जो आपको कोई कहीं कोर्सेज करवाता नहीं है। सो हमने कहा कुछ ऐसा करें जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। सो हम जा रहे थे सबा फैसल की तरफ, और इन अब आप भी फ्लैशबैक में जाएं। और हाँ, मुझे तो कल की बात लग रही है, लेकिन बात हो गई तकरीबन 43 इयर्स बैक। माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि अभी बात हो रही थी ना कि पसंद से कपड़े पहने या दिखाएं। आजकल माएँ जो सबसे, लड़के की माँ जो सबसे गलत करती हैं वो ये कहती हैं कि भाई लड़की अपनी पसंद के कपड़े बना ले। जब आपने सब कुछ शुरू की चीज़ें ही उसके हाथ में दे दी, अच्छा वो बुरी बात भी नहीं है, अच्छी है, लड़की ने जो पहनना है जिस तरह से वो कंफर्टेबल है वो ख़ुद बना ले। अब वो जब ख़ुद बनाएगी तो वो तो शादी के पहले दिन से वो तो वही पहनेगी ना जो उसने बनाया और उसके दिल को अच्छा लग रहा है। सही बात, उसने तो वही पहनना है, उसका हर तो वही रुक जाएगा। सबा फैसल जैसी एस्थेटिक वाइज तो नहीं होती। हाँ, ना? लेकिन फिर भी अब जब मेरी शादी हुई थी, तब मेरे कपड़े मेरी नंदों ने बनाए थे, मेरी सास ने बनाए थे, मैंने खुद बनाए थे। हालांकि जो शादी का जोड़ा था वो मेरे मामू ने कहा कि भाई तुम खुद बनाओ। तब भी मुझे कपड़ों वपड़ों का बहुत ज़्यादा होता था, शौक़ भी था, थोड़ी समझ भी थी, तो उन्होंने कहा कि तुम खुद बनाओ। तो वो मैंने पहला जोड़ा खुद बनाया। बाकी कपड़े मेरी मुमानी ने, मेरी नंदों ने, उन्होंने बनाए थे। अच्छा। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं शुरू के दिनों में जो उन्होंने बनाए हुए कपड़े, खुशी होती है ना? हाँ, वो पहनूं, जो मैंने बनाए हुए वो तो मैं पहनती रहूं। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि अगर उनके साथ आप मिल जाते हैं तो बहुत ही एक अच्छा माहौल पैदा होता है। मेरा तो ये था कि हम शादी पंजाब में हुई थी, लाहौर में, और सब लोग चले गए थे। मैं और फैसल 15 दिन बाद गए थे। हमने 15 दिन इधर गुजारे थे, बाद में मेरे भाइयों की शादियाँ थी। जब मैं गई तो मैं एक, बिल्कुल मुझे याद है, ये जो आपने जो कलर पहना है ना, ब्लू, हाँ, इस कलर का जोड़ा था मेरा। अच्छा, वो काम नहीं था उस वक्त भी, हमें सेंस थी कि हम जा रहे हैं, बाई एयर जाएंगे, बाहर लोग भी होंगे, और उस वक्त भी बहुत पहचानते थे लोग मुझे, हाँ, क्योंकि सिर्फ पीटीवी देखा जाता था, खबरें वगैरह। तो मुझे इस चीज़ का भी ख्याल करना था। लेकिन मैं सामयाज, एक सैलून था, मैं उधर गई, मैंने टाइम निकाला, मैंने बाल बनवाए, बड़ा अच्छा सा बन बनवाया। अच्छा। मेकअप तब भी मैं खुद कर लिया करती थी, और तब स्किन इतनी अच्छी होती थी कि चलते फिरते मेकअप हो जाता था और सज जाते थे। ये तो सही है। और फिर मैंने उस वक्त के हिसाब से गोल्ड का सेट भी पहना जो मेरे मुमानी ने, मामू ने मुझे दिया। ये आप जब उनके पास जा रही हैं? फर्स्ट टाइम मैं कराची जा रही थी शादी के बाद। अच्छा। मैं और फैसल। आपका ससुराल कराची में था? कराची। अच्छा। आ रही थी, जा नहीं रही थी, आ रही थी। तो मैं वहाँ उस वक्त में ना मौजूद, तो मैं कह रही हूँ कि मैं जा रही थी कराची। तो मैंने इस तरह बाल बनवाए, मेकअप किया, एक अच्छा सा जोड़ा पहना, काम वाला नहीं था लेकिन उसके अंदर ही कुछ चमक वमक थी फैब्रिक में, वो पहना, और मुकेश वाला दुपट्टा था। और जब मैं बाइयर, मेरी बहनें मुझे कह रही थी कि इस तरह जाएंगी आप, मैंने कहा इस तरह उन्हें कितनी खुशी महसूस होगी, और उन्होंने शायद सबको बुलाया भी हो जो कराची में रहते हैं और जो शादी में नहीं आ सके। तो पहली दफ़ा देखेंगे, बिल्कुल वही हुआ। हम गए तो इतना अच्छा इस्तकबाल, मुझे आज भी याद है, मेरी पूरी एल्बम है उसकी। सब ने हार पहनाए, जैसे अब उम्रे से आई थी तो हार पहनाए थे ना, दूसरी दफ़ा पड़े, पहली दफ़ा मैं कराची आई। वो भी बहुत बड़ी मुहिम है, शादी कुछ कम चीज़ नहीं होती। तो हम, और फिर फैसल की नानी उनके साथ रहती थी। अच्छा। हाँ, बेजी उन्हें कहते थे, बीजी। तो वो बहुत प्यार करती थी, वो मेरी अम्मी की सगी फुफ्फो भी थी। अच्छा। तो वो बहुत प्यार करती थी। वो मुझे कहा करती थी कि बेटा
ये एक तो चूड़ियाँ नहीं उतरनी चाहिए हाथों से, और दूसरा जब ऊपर से नीचे आओ ना नाश्ते के लिए तो तैयार होकर आओ। बिल्कुल, ये तो हमें भी सोचे हम सुबह 8 बजे आ रहे हैं नाश्ते के लिए या 7 बजे मॉर्निंग शो तो वहीं चल रहा था जी। तभी तो हमें ये मुश्किल नहीं लगते काम ना, उठना मुश्किल नहीं लगता। तो मैं नीचे आती थी, मैं पूरा सेट पहनकर, काम वाले कपड़े पहनकर, बाल मेकअप तैयार होकर मैं नीचे आती थी। वो इतनी खुश होती थी, इतनी खुश होती थी। और वो कहा करती थी कि मुझे उनके लफ्ज़ आज भी याद हैं, कहती हैं कितने प्यारे कानों में तुम्हारे ना ये बालियां लग रही हैं, तुम्हारे कानों में सज रही हैं। तो अप्रिशिएट भी तो करते थे ना। लेकिन वो एक ऐसी बात उन्होंने पहले दिन कह दी, उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ, क्योंकि वो मेरी अम्मी उनकी भाई की बेटी थी, बड़ा प्यार था उन्हें, तो कहती थी वो जब आया करती थी ना मुसर्रत, तो उसने सोने की बालियां पहनी होती थी, वो बालियां उसके रंग की वजह से चमक रही होती थी। ओहो, इतनी खूबसूरत लगती थी उनके रंग। उनका वो लफ्ज़ पहले दिन ही मेरे दिल में ऐसा बैठ गया कि उन्होंने मेरी माँ के लिए इतने प्यारे लफ्ज़ बोले हैं। तो आपको इतने अच्छे लगे। वो मुझे इतनी मोहब्बत उनसे हो गई। वो रहती थी, मेरे जो मामू थे, जो उनके दामाद थे, मैं कहती हूँ आजकल बेटे उस तरह से अपनी माँ को नहीं रख सकते जैसे उन्होंने अपनी सास को रखा हुआ था, क्योंकि उनकी फुफ्फो भी थी माशाल्लाह। तो पहले वैल्यूज़ की बात थी, और जो इन्होंने बात की खूबसूरती की, और पहले से आप प्रेपरेशन करें स्किन का। ये आजकल लड़कियों के दिमागों में डर, वहम, इन्होंने तो मेकअप की बात की ना, लेकिन मैं वो बात करूँगी जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप एक पॉजिटिव थॉट लेकर ससुराल में एंटर होंगी ना, कि हमें सब वेलकम करेंगे, कुछ हमें दरगुजर करना है, कुछ सामने वाले इग्नोर करेंगे। और मेरे मियाँ तो बहुत अच्छी बात करते हैं, कहते हैं ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान को गूंगा और बहरा बनकर रहेगा तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। चलो ये भी सही। तो ये टिप्स हैं। इस बात पे तो सारी खवातीन पीछे पड़ जाएंगी आपके। नहीं, चिपट जाएं, ठीक है। मैं हमेशा वैल्यूज़ की बात करती हूँ, क्योंकि मैं आपको 43 इयर्स बैक जाकर तो एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने हर चीज़ उनकी पसंद से की। 8 बजे अगर 5 बजे शाम की चाय बनेगी तो मैं 5 बजने में 5 मिनट पर नीचे मौजूद हूँ। बिल्कुल सही। कि चाय का टाइम है। माँ, मेरे ससुर बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे, उनके साथ डिसिप्लिन बहुत डिसिप्लिन। तो वो चीज़ें जो सास ससुर। और आपकी ट्रेनिंग एज न्यूज़ एंकर पर्सन हुई भी थी, टाइम पे इन होना, एक सेकंड की वैल्यू थी। एक सेकंड हम गाड़ी से उतर के पैदल चल पड़ते थे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने 9 बजे खबरनामा स्टार्ट करना। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी अपनी हो जाएं और दूसरों पर आप उसकी वजूहात ना डाल रहे हों, तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी निखरती है। सही बात। उसमें एक ठहराव, एक तसलसल, एक आप आदी हो जाते हैं उन चीज़ों के। तो आजकल की बच्चियां जो हैं वो हमारे ज़माने से ज़्यादा पंक्चुअल भी हैं, वो एक्टिव भी हैं, वो अपना ख्याल भी रख सकती हैं, इन्फॉर्म्ड भी बहुत हैं, और बहुत उन्हें हर, क्योंकि मीडिया है, अब हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। सोशल मीडिया ने तो आप गूगल कुछ भी करें तो आप तो पहले अम्मी को फ़ोन करते थे पूछने के लिए, आप गूगल को फ़ोन करते हैं या चैट जीपीटी को। लेकिन ये जैसे बच्चियों की ज़िंदगियाँ अब स्टार्ट हो रही हैं, इनको तो मैं अपने हिसाब से एक्सपीरियंस से बात करूंगी, ये अपने हिसाब से करेंगी। ये अपने, इसलिए मैंने 3 परसेप्शंस, 3 पॉइंट ऑफ व्यूज बेसिकली यहाँ, अगर आप अलग-अलग एज पॉजिटिव थॉट के साथ अपने ससुराल में एंटर होंगे कि हम कुछ हम दरगुजर करेंगे, कुछ सामने से हमें इस्तकबाल अच्छा किया जाएगा, या कुछ अगर ये फ़लाँ कोई बात हो रही है तो इसमें मे बी मेरी बेहतरी हो, इस वक्त मुझे वो बात शायद अच्छी नहीं लगे, क्योंकि चाहे आप इग्नोर कर दें, चाहे आप कितने भी हसीन हो, तो वो हुस्न जो है वो काम नहीं आता। मेकअप हमेशा तब फेस पर अच्छा लगेगा अगर आपकी स्किन ग्लो करेगी। नहीं, कहने का मेरा मकसद है, जो आपने बात कही मैं उसी से लेके चल रही हूँ कि चाहे आप कितनी भी हसीन हो,
अगर आपका रवैया, आपकी सीरत अच्छी नहीं है तो वो कितने दिन काम आएगा। अच्छा, आपने शुरू में एक बात पूछी थी कि खूबसूरती इतना काम नहीं आती, या शुरू में तो देखा जाता है ना कि लड़की खूबसूरत हो। हाँ। अच्छा, वो हमारे ज़माने में मैंने ये सुना कि यार ये नहीं है कि मुझे कोई शहजादी चाहिए, मेरी नस्ल खूबसूरत होनी चाहिए। हाँ, हाँ। इनसे जो बच्चे होंगे ना, बच्चे खूबसूरत होंगे। हाँ। लड़का प्यारा है, लड़की भी प्यारी है ना, तो नस्ल खूबसूरत चाहिए। लेकिन देखो ना, ये मेरे ख्याल में आजकल तो ये है ना कि पहले ज़माने में तो ये था कि लड़कियों का इतना एक्सपोजर नहीं हुआ करता था। आजकल लड़कियां जो हैं वो तकरीबन लड़कों के साथ पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, उठ रही हैं, बैठ रही हैं, तो वो मेरे ख्याल से ये जो कॉन्सेप्ट है ना सूरत शक्ल का और उसका वो चीज़ अब बिल्कुल खत्म अब अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मैटर करी है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे हमने इनको आज क्लास देनी है तो मैं दोबारा वापस आऊँगी कि अब नए शादी के दिन है और आज का ज़माना है, इन्होंने अपने अपने ज़मानों की बात की, तो आप क्या एज रिकमेंड करेंगे एज मेकअप आर्टिस्ट कि कितना होना चाहिए, उसका पैमाना, उसका कितनी होनी अगर चाहिए? आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मेंटेन करते रहे हैं तो आई थिंक दिन के टाइम पे अगर आप सिर्फ नो मेकअप के साथ भी रहें, नो मेकअप का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल मेकअप ना लगाएं, आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके बाद आप एक अच्छा बीबी क्रीम लगा लें या एक टिंटेड मॉइस्चराइज़र ले लें, बहुत भर भर के बेस ना लगाएं, दिन के टाइम कंसील कर लें अगर हल्के हैं तो बहुत हल्का सा कंसील कर लें। आजकल लिक्विड ब्लश ऑन्स आ गए हैं, वो इस्तेमाल कर लें, लिप टिंट्स रख लें, हल्का सा मस्कारा लगा लिया, हल्की सी अपनी आईब्रो ब्रश आउट कर ली। इस तरह का मेकअप ऐसा होता है कि आपको अगर अचानक से हैवी जोड़ा पहन के कहीं भागना भी पड़ जाएगा तो वो मेकअप भी काफ़ी होगा, बिल्कुल बुरे नहीं और लगे। दिन में अगर आप घर में बैठे हैं और एक दो मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं और आपने कोई नॉर्मल कपड़े पहने तो उसके लिए भी बेहतर है। तो आई थिंक हर लड़की को शादी से पहले एक नो मेकअप लुक अचीव करना आना चाहिए, खुद थोड़ा सीख भी लेना कि कैसे आना चाहिए। और अगर नहीं सीखा है तो प्लीज़ करीब में किसी भी एक्सपर्ट के पास जाके एक दिन की वर्कशॉप अटेंड और यूट्यूब से भी आ सकता है थोड़ा बहुत, हाँ किसी भी तरह सीख लें, लेकिन एक नो मेकअप अचीव करना आई थिंक आजकल के दौर की हर लड़की की रिक्वायरमेंट। अच्छा चलो मेकअप फिर भी कर लें बीनिश, बाल नहीं बच्चियों को आते, बहुत मतलब लाइक बाल नहीं उनसे संभालते कि इसीलिए मैंने कहा कि देखें अगर आपके बाल बहुत कर्ली हैं, बहुत फ्रिजी हैं तो कैरेटिन को करते हुए ना झिझकें, बिकॉज इट विल हेल्प यू। आप अगर लेट्स सपोज घर में डाइसन भी यूज़ कर रहे हो तो अगर आपका कैरेटिन हुआ है तो वो डाइसन की स्पीड बढ़ जाएगी, जल्दी हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेटनिंग आयरन इस्तेमाल कर रहे हो तो कहाँ आपको 1 घंटा लग रहा है, कैरेटिन के बाद आपको 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। उसकी लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी। कहाँ अगर आपको नॉर्मल आप आयरन करते हैं और 2-3 घंटे के बाद आपका बाल फ्रिज दोबारा ले लेता है, जब कैरेटिन हुआ होगा तो वो आपको 7-8 घंटे स्ट्रेट चलेगा विदाउट एनी फ्रिज, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आप अपने शैम्पू, कंडीशनर और सीरम और हेयर मास्क अपनी किट एक बना लें जो आप लेकर जाएंगी वहाँ पे इस्तेमाल करने, बिकॉज़ आपकी जो छोटी मोटी आफ्टर केयर है, मैं ये नहीं कह रही कि ज़ाहिर है कि शादी के दूसरे दिन से आप तेल लगाना तो नहीं शुरू कर सकते, मगर हेयर मास्क एक ऐसी चीज़ है, सीरम एक ऐसी चीज़ है जो प्रोटेक्शन भी दे रही होती है। बिकॉज़ बहुत अगर आपके 6 फंक्शन 8 फंक्शन हुए हैं तो जब तक आप शादी तक पहुँचे हैं तब तक आपके बाल आधे तो वैसे ही जल चुके होते हैं, बिकॉज़ अलग अलग टोंग्स लग रहे हैं, हीटिंग टूल्स लग रहे हैं। तो सीरम और हेयर मास्क इम्पॉर्टेंट है आपकी और आपके लिए कंडीशनर, हेयर मास्क जैसे आप कह रही हो। और आजकल कोई मुश्किल नहीं है घर में बाल बनाना, वेवी टॉक आ गया है, डाइसन आ गया है, इस तरह के राउंड ब्रशेस के साथ ऑटोमेटिक। क्योंकि हर वक्त आप सैलून नहीं जा सकते, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए तो आप चले जाएंगे, मगर हर वक्त तो नहीं सैलून। और मैं ये नहीं कहती कि ये बात लोगों के बाल, ये तो आपने कर्ली बालों का हल बताया ना, बाज के इतने स्ट्रेट होते हैं, डेड स्ट्रेट बाल होते हैं मेरे अपने, उनको होता है कि यार कुछ नहीं बनता, कोई स्टाइल बनाए और दोबारा से सीधे हो जाते हैं। उनकी कर्ल वाले बालों से ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल मेरे अपने बाल ऐसे हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि बहुत ज़्यादा कंडीशनर नहीं लगाती, बहुत ज़्यादा मास्क नहीं लगाती, ठीक है। और मैं वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू यूज़ करती हूँ। वो क्या करता है, वो मिल्की नहीं होता, सफ़ेद मिल्की होता है ना, वो आपके बालों को और सिल्की करता है। वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट, ओके। उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग का लेवल कम होता है, तो वो क्या करता है, बालों के अंदर से मॉइस्चर ले लेता है। जब वो मॉइस्चर ले लेता है तो फिर जब मैं टोंग करती हूँ तो वो टोंग ठहरता है। ओके, ये तरीक़ेकार है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये तो हमने आपको मेकअप और अपीयरेंस का बता दिया। अब जाहिर है आपकी नेसेसिटी क्या है कि आपको खाना तो खाना ही है ना,
अब आप नए घर में गए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। हमारे ख़ानदान में एक लड़की शादी होके आई और मैं इम्प्रेशन की बात करी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो उस बच्ची को थोड़ी सी तमीज़ नहीं थी कि प्लेट में खाना कितना डालना। अच्छा, खाती वो कम थी, डालती ज़्यादा थी। और मैंने बहुत दफ़ा नोट किया कि वो प्लेट में खाना बचा देती थी। हाँ, मुझे मेरे ऊपर ना बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ा। मैंने कहा ये ज़्यान है खाने का, कि इतना खाना, मतलब बाकी चीज़ों में वो चाहे कितनी भी अच्छी होगी, मुझे उसकी ये आदत नहीं अच्छी लगी एज ससुराली रिश्तेदार। खैर मैंने बोला नहीं, बुरा लगता है, लेकिन मैंने अपना इम्प्रेशन एक कायम किया। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि आप अगर कहीं शाय होने की वजह से नहीं खा पा रहे तो थोड़ा ले लें, फिर दोबारा बाद में ले लीजिएगा, बजाय इसके कि आपने डाल तो लिया और फिर आपको अच्छा फील नहीं, और ज़ाहिर नींद भी नहीं पूरी हो रही होती, आपका एक रूटीन भी चेंज होता है, तो खाना भूख लग रही होती है पर आपसे खाया नहीं जाता। तो बहुत ज़्यादा डालने के बजाय खाने में, मैं ये अगर आप लोगों से मशवरा लूँ। नहीं, मगर मैं समझती हूँ कि ये चीज़ जो है ना, ये घर की तरबियत के ऊपर होती है। क्योंकि मैं छोटी थी ना, तो मैं खाना जब प्लेट में बचाती थी, मेरी अम्मी बहुत गुस्सा होती थी। हमें तो हमेशा ये होता था मेरे दिमाग में बैठ गई, पहले थोड़ा खाना लो, पहले थोड़ा, कहने कि मेज़ के ऊपर बहुत खाना लगा हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लेट भर ली जाए, कि 3-3 4-4 बोटियाँ भर ली आपने। आप एक बोटी ले लीजिए, कुछ थोड़ा सा ले लीजिए। हमें तो डांट पड़ती थी इसी के ऊपर के कोई प्लेट भर के नहीं, और बाद में छोड़ना नहीं, बिल्कुल खाना खाने के बाद। तो ये सब अच्छा, मैं तो अपनी बात आपको बताऊंगी कि मुझे आदत थी, मैं जब भी खाना खाती थी घर में शादी से पहले, एक निवाला मैं ज़रूर छोड़ती थी। और मेरी मम्मी कभी डांट देती थी, कभी कहती थी अच्छा लाओ ये मैं ख़त्म करती हूँ, प्लेट साफ़ होनी चाहिए। बहनें कभी खा लेती थी, लेकिन मेरी इतनी बुरी आदत थी, अभी मेरी बहनें देख रही होंगी तो उनको याद आ जाएगा कि वो मम्मी फिर आखिर में ना मुझे ऐसे चपत भी मारा करती थी, ख़त्म करो ख़त्म। मैं कहती थी जब तक एक निवाला छोड़ूंगी नहीं मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो मेरी आदत थी, तो उसकी कोई लॉजिक होगी उसके भी, पता नहीं क्यों मैं छोड़ा ही करती थी। अच्छा, जब मैं शादी होकर गई तो उधर के तरीके ही और थे। द डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो जो नहीं होते कि आप सिखाने वाले उसूल थे, चम्मच की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और एक डोंगे में से एक टेबल स्पून डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना। बिल्कुल सही। और अगर आपने गोश्त है, चिकन है, उसकी भी एक पहले छोटी बोटी डालनी। ये सारी बातें आपको कब पता चली? ये शादी के बाद मैं आपको अच्छा, बात की। मैं तो आप ऑब्जर्व कर रही थी अभी? मैं आपको अपनी शादी से पहले की एक हैबिट बताई कि है। घर वाले माँ बाप बहन भाई जो है ना, इन चीज़ों को लाड प्यार में ले रहे होते हैं, जैसे कि इनके माँ बाप ले रहे होंगे। लाड प्यार, मम्मी ने ऐसे चपत मार दी, कभी कहा कि अच्छा छोड़ो मुझे दो, मैं खा लूँ, कभी सख्ती से नहीं कहा था कि ये बुरी आदत है, खाना ज़ाया नहीं होना चाहिए, ज़ाया नहीं होना चाहिए, बुरी आदत है। तो हम इसी तरह ले, जब शादी होकर गई तो मेरे ससुराल में बहुत डिसिप्लिन था। तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठते थे ना, तो एक दिन मैं खाना, फर्स्ट डे मैंने खाना खाया, खाने के बाद जब मैं बाथरूम गई हाथ धोने तो फैसी आए, फैसी कहते हैं इस वक्त मैं चम्मच की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा तो ये नहीं आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। तो हमारी जुर्रत नहीं होती थी कि हम शौहर से ये कहें कि क्यों नहीं आनी चाहिए। अगर उन्होंने कह दिया नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, मैं खुद सोच में पड़ जाती थी कि इसकी वजह तो होगी कोई, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मम्मी ने तो कभी नहीं कहा था। मतलब घर में आपके माँ बाप आपका लाड देख रहे होते हैं, और घर में तो आपको कभी कभी आप तमीज से खाने में माँ बाप एज माँ बाप, बहुत सारे लोगों के मुंह से भी आवाज आती है जब बात पे आप उनके बराबर बैठकर बेयर नहीं कर सकते। वो बिल्कुल ऐसे है कि आपको माँ बाप तरबियत कर रहे होते हैं, ससुराल गए तो उन्होंने आपको खुले समंदर में फेंक दिया कि अब या तैरो या डूबो, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो फिर आपको बाज़-औक़ात मुश्किल भी पेश आती है। अगर आप कहें ऐसे तो नहीं होता था हमारे घर में, हमारे घर में तो ये नहीं होता था, हमारे घर नहीं, जहाँ आप आए हैं, जहाँ अब आपने मरने तक रहना है, आपको वहाँ के उसूल देखने भी पड़ेंगे, अपनाने भी पड़ेंगे, और बहस भी हो जाती है, ख्यालात का तबादला जिसे कहते हैं वो भी हो जाती है। नहीं तो अब आप लोग एक आइडिया दें कि खाना लेना कितना चाहिए? देखिए, मुझे तो ये पता है कि आप टेबल स्पून एक डालें। ओके, पहले चखें, आपको सही लग रहा है, उसके बाद मूड है आगे खाने का। 2-3-4 डिशेस अगर पड़ी हुई हैं, जैसे आप शादी के बाद
ज़ाहिर है कि आपके लिए एहतमाम किया जाएगा। तो आप अगर कहेंगे कि मैं तो सिर्फ एक ही डिश लेती हूँ। बहुत लोग हैं जिनको आदत होती है कि अगर 4 खाने भी पड़े ना, उसने जो पहले खाया ना उन्होंने बस वही खाना और कुछ नहीं खाना। एक तो अपनी ये आदत अभी से स्टार्ट करें, अभी 1 महीना है आपके पास कि आपके अगर सामने 3 डिशेस पड़ी हैं तो आपने थोड़ा थोड़ा तीनों चखनी है। मैं भी एक आपकी जेठानी ने बनाई हो, एक आपकी देवरानी ने बनाई हो, एक आपकी सास ने बनाई हो। आपने देवरानी वाली खा ली और आपने कहा कि बस मैं तो एक ही खा। ये कितनी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल है, बिल्कुल जो जो लड़ाइयों की और जड़ खाने की वजह बनते हैं, खारबाजी की। तो ये आपने करना है और थोड़ा थोड़ा सब कुछ चखें। मैं तो सैलेड, चटनियाँ, रायता मैं ये तक चखती हूँ। चावल भी चखें, फिर आप ये तो नॉर्मली तो हम चख ही लेते हैं, उस वक्त थोड़ा साए हुए होते हैं ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा समझ नहीं वक्त की बात बता रही हूँ। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसे कंटिन्यू करके फिर और नेक्स्ट चीज़ों पे भी जाते हैं। आज है एक इम्पॉर्टेंट क्लास और वो आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस चलूँ, यहाँ इस वक्त आप सामने मेरे देखें टपाल ग्रीन टी रखी है और वो इसलिए रखी है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ने ज़्यादा खाना खा लिया, जैसे कि सर्दी में तो खा ही लेते हैं, नहीं भी खाया तो आपके हाजमे को ज़रा बैलेंस रखने के लिए ये बेहतरीन हल है। आपकी एज जो है उसको रिवर्स करने में, क्योंकि इसके अंदर शामिल है, टपाल के अंदर शामिल है एंटी ऑक्सीडेंट्स जो आपको जवान रखते हैं, आपका हाजमा महफूज रखते हैं, कैंसर से दिफा करने में आपकी मदद करते हैं, वेट लूज़ करने में मदद करते हैं। सो टपाल ग्रीन टी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। खाने के बाद ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगी कि आप इसको शामिल करें अपने रूटीन में और फिर हमें दुआएं दें। जी, तो जैसे कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, और हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले खाना मतलब बेसिकली एटिकेट्स के ऊपर। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, हम इसी सिलसिले में हम जैसे अभी बात कर रहे थे ब्रेक में कि मुझे ये बचपने की बात, जैसे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती ना बचपने की याद, तो हमारे अब्बा हमें बताया करते थे कि उनके बचपन की बात कि वो किसी के घर गए और वहाँ खीर वीर थी बनी हुई, जो कुछ भी था वो पहले वो मिट्टी की सकोरियों में वो खीर हुआ करती थी वो। तो जब वापस आए तो उनकी अम्मा ने पूछा कि भाई तुमने क्या खाया वहाँ पर? तो हमारे अब्बा ने उनसे ये कहा कि वो खीर बहुत अच्छी थी, मैंने तो 2 प्याले खा लिए। कहने हमारे को एक थप्पड़ पड़ा एक थप्पड़ पड़ा कि तुमने 2 कैसे खाए? वो लोग क्या समझेंगे कि तुम्हें घर में खाने को नहीं है, घर से भूखे आए हो, है ना? तो इस किस्म की चीज़ें जो थी ना वो बचपने से इंसान की तरबियत का हिस्सा होती हैं कि प्लेट में खाना किस तरह से लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और जिस तरह से अभी बता रही थी कि भाई मेज़ के ऊपर चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसके अंदर से बेहतर यही है कि आप सब चीज़ें ले लें ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो वो ये सब हो जाता है। दूसरे जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मुंह में से आवाज़ आती है, प्लेट में खाना छोड़ देना, बहुत सारे घरों में कांटे छुरी से खाया जाता है। अब अगर आप पूरी टेबल में बैठे हैं और आपसे कांटे छुरी से नहीं खाया जा रहा तो चलिए इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप सीख तो सकते हैं। अगर आप बीच में बैठे ऐसी महफिल में, कहते हैं जैसा देश वैसा भेस, अगर आप ऐसी महफिल में बैठे हैं जहाँ आपको कांटे छुरी से खाना है और आप फिर उसमें अपने आप को फिट नहीं समझेंगे, अगर आपको नहीं आता तो सीख लें। नहीं तो फिर इसमें यह है ना कि जैसे कि अब शादी से पहले तो मालूम होता है कि हम किस किस्म की ससुराल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर मेज़ के ऊपर कांटे छुरी से खाने का सिस्टम है, आपके यहाँ नहीं है मसलन, तो आपको पहले सीख लेना चाहिए कि अगर टेबल लगी हुई है तो ये सूप का चमचा है, ये मक्खन का चमचा है, ये कांटा है, ये डिज़र्ट का है। ये सब चीज़ें जो होती है ना, जैसे कि वो कह रही थी ना, अगर आप एक छोटा सा कोर्स ले लें कि भाई टेबल मैनर्स क्या होते हैं, टेबल के ऊपर जो कांटे छुरी लगे हुए होते हैं उनका क्या मकसद होता है, क्योंकि जब आप किसी जगह एक फॉर्मल डिनर के अंदर जाते हैं और वो आपके कांटे छुरी लगे हुए होते हैं तो आपको पता होता है कि भाई ये जो है ना ये सूप का चमचा है, या ये है कांटा है, या ये चमचा है। अच्छा, ये तो टेबल की बात हो गई। ऐसी और बहुत सारी छोटी छोटी बात होती हैं जो लड़ाई या दिल में थोड़ी सी एक नेगेटिविटी का ज़रिया बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑब्वियसली
शादी की दावतें और नई जगह पे आपको नींद नहीं आपकी पूरी होती, तो आप जल्दी उठकर आ गए क्योंकि घर में जल्दी उठने का रिवाज है, मगर अगर नींद पूरी नहीं हुई तो आप चिड़चिड़ी भी हो जाते हैं। तो क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, किस तरह बीच में से उठ के नींद पूरी करने के लिए, यानी दोपहर में या 12 साढ़े 12 बजे सबके बैठने के उनके साथ बैठने के बाद किस तरह उठ के बीच में से जाएं कि किसी को बुरा भी ना लगे कि थोड़ा नींद अपनी पूरी कर लें? क्या आप लोग मशवरा? नींद इस तरह से तो पूरी नहीं होती है, जाहिर बात है आपने खाना वाना खाया तो घर के बड़े लोग वो भी अपने कमरे में जाके थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, तो आप भी अब चले जा सकते हैं। मतलब कोई रौनक होती है ना जब मेहमान होते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और सब लोग समझते हैं कि भाई नहीं, लेकिन हयापा इशू है तो नहीं, लेकिन ससुराल में बन जाता है वैसे। क्योंकि कोई इसको एटिकेट्स नहीं है, सब बैठे हुए उठ के चली कि कहाँ गए, अच्छा जी वो अरे भाई हम भी जाग रहे हैं सुबह से, हम आप ये देखें कि आप तो जाग रहे हैं क्योंकि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप घर को देख रहे हैं, शादी का घर है, आने वाली पर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी उसे कुछ सासें तो बहुत अच्छी होती है, जाओ बेटा तुम खुद कह रही होती है। हाँ, क्योंकि ये तो सभी ने सुना होगा कि दोपहर के खाने के बाद 15 मिनट का कहलूला जो है कहलूला बहुत ज़रूरी करता है और रात के खाने के बाद वॉक हजम करती है। तो अगर हम इन चीज़ों को भी देखें जो कि अब ख़त्म हो चुका है, अब आप दोपहर में कब सुबह शुरू होती है रात हो जाती है, दिन का पता ही नहीं चलता, टाइम में बरकत ही नहीं रही। लेकिन मेरा बेहतर यही होता है कि सास खुद कह दे, अगर वो नहीं भी कह रही तो आप ये कह सकते हैं, आप सबसे ना पूछें, कई मेहमान बैठे होते सबसे ना पूछें, आप अपनी सास के पास या अगर कोई नंद मैरिड है उसके पास आएँ, उसके कि मैं अगर थोड़ा सा 10 मिनट अगर मैं रूम में चली जाऊँ, कमर सीधी कर लूँ, तो आपको कभी भी कोई ये नहीं कहेगा नहीं नहीं बैठी रहो। बात का एक अंदाज़ होता है ना, अगर आप कहेंगे कि मैं कब से बैठी हुई हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं जाके अब सोना चाह रही हूँ या मैं सोने जा रही हूँ, तो वो बात अच्छी नहीं लगेगी। तो बात कहने का एक अंदाज, एक तहजीब के दायरे में रहकर आप सवाल करते हैं, एक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्डर की तरह देते हैं, तो वो ससुराल में नाकाबिले कबूल है। आपका ऑर्डर आप पूछ सकते हैं कि अगर मैं 10 मिनट कमर सीधी कर लूँ, बैठे बैठे थक गई, तो डेफिनेटली बुरी से बुरी सास भी कहेगी जा जाओ 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 बेटा, मेहमानों को मैं देख लूँगी, जाओ। तो ये एक तरीका, मेरे नज़दीक यही तरीका होता है। सही बात है। अच्छा, अब जैसे आप ससुराल में जाते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वहाँ दूसरे भाई के बच्चे या नंद के बच्चे, शरारती बच्चे बहुत होते हैं ना, और कभी कभार उनके वालिदैन उनको कंट्रोल नहीं कर रहे होते, या तो वो कपड़ों पे चढ़ जाएंगे आपके, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा सा टीज करना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब क्या करे, वो नई लड़की वो तो नहीं कुछ कह सकती, उनके माँ बाप तो उनको कुछ कह ही नहीं रहे। अब ये अगर इन्होंने कुछ कह दिया या उनकी कमरे में घुस जाते हैं, ड्रेसिंग टेबल पे घुसे हुए होते हैं, आपने नोट किया होगा, वही बच्चे नई दुल्हन की चीज़ों को छेड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर वो सोने चाह रही हैं तो वहाँ मामी के पास बैठेंगे हम, मामी के पास बैठेंगे हम, तो उनको कैसे टैकल करें? मामी को बिठा लेना अपने पास। अल्लाह, मामी सोने गई है बेचारी कमरे में, पीछे पीछे बच्चे चले गए, बच्चों को तो इतनी समझ नहीं है। मैं तो माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और देखें, पहले जब ससुराल में लड़की आती है तो उसको उसने अपनी खामोशी से अपना कैरेक्टर बताना है और आपने अपने बिहेवियर से बताना है आपका अमल क्या है। आप वेलकमिंग होंगे तो आप हर चीज़ को शुरू में इग्नोर भी करेंगे और उससे कोऑपरेट भी करेंगे, लेकिन उसको, लड़की को इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि ये मेरा हक था, मुझे तो सोना था, ये बच्चे क्यों कमरे में आ गए, हाँ, ये अब मामू तो भाई शादीशुदा हो गए, अब इनको नॉक करके आना चाहिए। बच्चे एक्साइटेड बहुत होते नई दुल्हन को देखकर। तो वो डिपेंड करता है कि लड़की पीछे से माइंड सेट क्या लेकर आई है। बच्चे बदतमीज भी होते हैं कभी। अच्छा, ना भी बदतमीज हो, ये बदतमीजी के जुमरे में ही आता है। हाँ। कि नहीं भाई हम नहीं, लेकिन अगर बच्चे कमरे में आ जाएं हाँ तो कोई बड़ी बात तो ऐसी बड़ी बात नहीं है, उनसे प्यार मोहब्बत से करो तो बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं ना। जरा सा आपने पुचकार लिया उनको तो बड़े खुश हो जाते हैं। अपने पास थोड़ी सी चीजें रख लें उनको, थोड़ा और क्या, जरा सी चॉकलेट या आपको बताऊं, ये मेरी जो वो है निशा है,
नाइल आएगा, वो नॉक करके जाएगा। हाँ। जाएगा अंदर से चॉकलेट्स लेकर आएगा। सलमान के दोनों बेटे आएंगे, वो उसके रूम में जाएंगे, वो चॉकलेट्स लेकर आएंगे। उसने खुद नहीं खाना होता, लेकिन ग्रॉसरी में बच्चों की पसंद की चीज़ें, उसने क्या खाना है, उसने क्या खाना है, मेरे जेठ को कौन से बिस्किट पसंद है, अबू जी को क्या, सब लेकर आती है और अपने पास रखती है। देखिए, दिल जीतने के ना बड़े अंदाज होते हैं। छोटी छोटी सी बातें मैटर करती हैं। तो ये लड़की को, मेरे ख्याल में शादी के बाद लड़की को दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है और थोड़ा सा सब्र। और क्योंकि मैं आजकल की वर्किंग लेडीज या आजकल की मॉडर्न लड़कियों को ये कहूँगी कि वो हर चीज़ में बहुत एफर्ट करती हैं, इन द सेंस कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में, गाड़ी सीखने में, कोई हुनर, कोई स्किल सीखने में। सो ये वाली ज़िंदगी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। तो इसको भी अच्छा करने के लिए गुर उनको सीखने चाहिए। और अगर अब शायद वो प्रोग्राम देख के कहेंगी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हमें सिखा रहे हैं, हमें ये रहना, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो जाएं, आपको एक नेचुरल सा फिनोमेना, आपको एक माँ बनना है, बहू बनना है, बेटी बनना है, बीवी बनना है। और अगर ये चीज़ काइंडनेस से शुरू होगी तो ये आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, ये ज़्यादा देखें, शादी के बाद बहुत सारे मेहमान आए होते हैं, कुछ आपके मुल्क से बाहर वो जो कुछ दिन ठहरेंगे, कुछ हर रोज़ आ जाते हैं कि दुल्हन आई है तो चले रौनक के लिए जाएं। अब आपको जहन में एक बात ज़रूर रखनी है कि ये शादी वाला घर है और ये वक्ती तौर पर ये सारी रौनक है, ये हमेशा नहीं आएंगे ऐसे। अब वो फ़ोन उठा के अपनी माँ को ये कह रही होती, यहाँ तो मेला ही लगा रहता है, यहाँ तो एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। माँ भी कहेगी कि नहीं बेटा, तुम ऐसा करो, तुम अपने टाइम पर कमरे में जाओ, सो जाओ। ये हरकत नहीं करनी। ये देखें कि ये टेम्परेरी फेज़ है, इसको अगर आपने अच्छे से गुजार लिया अपनी माँ को फ़ोन किए बगैर, तो आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाए। हर वक्त अपनी अम्मा को फ़ोन नहीं करना। मैं ये आपसे बातें इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये कहीं पता नहीं किस ज़माने की बातें हैं, नहीं, ज़माने चेंज होते रहते हैं लेकिन वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं। वैसे मैं आपने इतनी अच्छी बात की, मैं इसी को पिकअप करके आगे कंटिन्यू करूँगी कि ये जो अम्मी को कॉल जो जाता है छोटी छोटी बातों पे, मुझे ऐसे लगता है, या जिस तरह हमें तरबियत दी गई है, आप जब छोटी छोटी चीज़ों में अपने पेरेंट्स को अननेसेसरी वेल इन्फॉर्म्ड रखते हैं। देखिए, कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर है सारी बच्चियां लाडों से पली होती हैं, और एज शी मेंशन्ड कि जैसे घर में हम अलग तरीके से खाते थे, ससुराल आके चेंज करना पड़ा, तो वही माँ बाप थोड़े लीनियंट होते हैं प्यार मोहब्बत में, लेकिन ससुराल में आपको उसूल से चलना पड़ता है। जब आप इस तरह की चीज़ें बार बार कॉल करके आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, तो आप अननेसेसरी एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक नए मतलब दूसरे घर के सिस्टम के अंदर, जिनका इस सिस्टम से उस सिस्टम का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और उनकी एडवाइस डिफरेंट होती है जो इस घर में शायद चल नहीं सकती। तो अगर वो आपको कोई ऐसी चीज़ बोल दें जो आपके जहन में बैठ जाए, जो नेगेटिव हो आपके सिस्टम के लिए, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जो माँ को फ़ोन करना है, ये कभी कभी घर के अंदर किड़किड़ाहट, हमारे यहाँ दादी कहती थी हमारी कि ये बार बार फ़ोन करके जो एडवाइस लेना होता है, ये किड़किड़ाहट पैदा करता है घर के अंदर। हमारी अम्मा ने तो मना कर दिया था हमको कि भाई अगर तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है खुद सॉल्व करो, घड़ी घड़ी मुझे फोन करके, क्योंकि आप उस सिचुएशन में है ना, आप उस वहाँ का माहौल हमें नहीं पता, बेहतर समझ सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। आपके दूसरे घर बैठा हुआ इंसान वो अपने जहन से सोच रहा आपने तो शुरू में ही जाहिर कर दिया कि आप वीक हैं अपने डिसीजन। आपके पास इसका हल नहीं है, तो आप कॉल करके अम्मी से मशवरा, बहन से मशवरा, भाभी से मशवरा आप कर रही हैं। तो आपने तो शुरू में ही सरेंडर कर दिया कि आप वीक हैं। तो ये अथॉरिटीज़ जो है ना, लड़की को आजकल सब कहते हैं ना कि ओ नहीं, हमें तो हमारी आज़ादी चाहिए, हमें तो हमारा टाइम, मी टाइम चाहिए, और हम ब्याह कर आए हैं, अगर इन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी है तो हमारा भी तो अब यही घर है। नहीं, आपको वेट करना, बिल्कुल वेट करना, टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आपको घर खुद ऑन करे, आपने नहीं ऑन करना किसी चीज़ को, जब वो चीज़ें आपको ऑन करेंगी वो आपकी जीत। अच्छा, और सच्ची आपस की बात है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस पे जाती हूँ ना, तो जब मैं इन लोगों की एज की थी तो तब मुझे ये काम जो आप बता रही बड़े मुश्किल लगते थे, और
छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए बड़ी मैटर करती थी, इसने मुझे ये कह दिया वो, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर एज में आई मुझे लगा कि ये कोई इतनी बड़ी बातें थी ही नहीं। सही। ये तो वही वाली बात जो आज आप बता रही हैं, अगर ये हर बच्ची एक सर्टेन एज पे कर ले तो उसकी खुद की ज़िंदगी आसान हो जाती है। कहते हैं ना शुरू के 5 साल लड़की को मुश्किल और यंग बच्चियों को ना मुश्किल लगती है छोटी छोटी चीज़ें जो इतनी होती नहीं है, पर उनको बहुत पहाड़ लगता है, बड़ा बड़ा पहाड़ कि उफ मेरे सर पे क्या बर्डन आ गया, सुबह उठना क्या बर्डन है, ये तो मैं तो स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी, घर तो नहीं लग रहा। सो ये वाली चीज़ें नहीं होती बर्डन, ये छोटी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो दिल में घर करती हैं। और जब दिल में घर हो जाए, जब आपको एक दूसरे की आदत हो जाए, सो आज भी मैं मिस करती हूँ मेरी मदर इन लॉ, हम सब साथ रहते थे, वो मरते दम तक वो हमारे साथ ही रहीं, तो मैं उनको मिस करती हूँ। एक खला है हमारे घर में उनके जाने से, और हम जब बैठते हैं तो हम बच्चे आपस में ये कहते हैं कि बुजुर्ग नहीं है, वो मज़ा नहीं रहा जो उनके होते हुए घर में, वो रौनक नहीं रही। निदा अब तो ऐसी चीज़ें मैं देखूं सुनूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो जो चीज़ें, वो जो प्योरिटी थी वो अब कहाँ चली गई है, जिसमें बड़ों का एहतराम था, छोटे जो हैं वो ना चाहते हुए भी चीज़ों पर हाँ कर रहे हैं। करेक्ट। अब ये चीज़ें, अब मैं आपको अपनी ही मिसाल इसलिए देती हूँ कि इन्हीं रिश्तों से रिलेटेड होती हैं ना चीज़ें। मैं कभी कह देती हूँ निशा से कि फैसी का मूड जो है ना ऐसा, वो चुप करके सुनेगी, उसके बाद वो ऐसे ही बातों ये नहीं कि वो मुझे लेक्चर दे रही है, ऐसे नहीं, वो बातों बातों में कहेगी मम्मी देखें वैसे मैं आज सोच रही थी, अब्बू जी उठते हैं, अब्बू जी लाइट्स ऑफ करते हैं, फिर वो गीज़र ऑन करते हैं, रात में गैस चली जाती है, रात में ऑफ़ करते हैं, सुबह गीज़र चलाते हैं, पानी की टंकी भरते हैं। तो मैं आज नहाने गई तो मैंने अब्बू जी को इतनी दुआएं दी कि अब्बू जी की वजह से हम इस गर्म पानी में नहा रहे हैं या पानी आ रहा है, हमें उनकी एफ़र्ट्स नज़र ही नहीं आ रही होती, लेकिन देखें कितनी बड़ी बात है कि अब्बू जी इतना कुछ कर रहे। तो उसने कहा तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार ये बात तो सही है आपकी, हम बाज़ नेमतों को यकीन जाने ऐसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि वो कोई चीज़ ही नहीं है। अगर बड़े बुजुर्ग रात में ताले देख रहे हैं तो भाई देखें, अगर वो गीज़र बंद कर रहे हैं, गैस नहीं आ रही तो ठीक है करें, ठीक है। तो लेकिन इन चीज़ों की कितनी वैल्यू है आप उन लोगों से पूछें जिनके सर पर ये लोग नहीं होते। तो ज़िंदगी में इन रिश्तों को, मैं कहती हूँ इन रिश्तों से आपकी मोहब्बत और एहसास, मोहब्बत का रिश्ता भी बहुत पीछे का रिश्ता है, मेरे नज़दीक एहसास का रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता है। एहसास है तो मोहब्बत भी होगी, वरना कुछ भी नहीं है। तो खुदारा आप लोग अपने जो माँ बाप ज़िंदा हैं, जो बुज़ुर्ग आपके घरों को देख रहे हैं, उन्हें फॉर ग्रांटेड मत लें। मत सोचें कि वो सब्ज़ी ला रहे हैं तो क्या हुआ, खाना आपको टेबल पर मिल रहा है अगर, तो उसके पीछे कितनी सुबह नाश्ते से लेकर खाने तक किस किस की स्ट्रगल है, कौन उठ रहा है, कौन सब्ज़ी ला रहा है, कौन बता रहा है। आप टेबल पर बैठ कर खा रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे आज ये नहीं खाना, यार मोहब्बत से खाना रखा गया है कि खाएं बैठकर, और आप कह रहे हैं अभी भूख नहीं है, तो रात में 12 बजे खाऊंगा, मैं तो 1 बजे खाऊंगी। तो आपको एहसास का रिश्ता जो है ना पहले जगाना होगा, उसके बाद मोहब्बतें तो कहीं इधर उधर हो जाती हैं, पीछे पीछे आएंगी। हाँ, मोहब्बतें फिर पीछे पीछे आएंगी। बिल्कुल। छोटा सा वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम एक छोटी सी क्लास है, लेकिन ये छोटी सी क्लास आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस ला सकती है, क्योंकि छोटी छोटी बातें मैटर करती हैं एक्चुअली लाइफ में। सो हम गुफ्तगू कर रहे थे अलग अलग टॉपिक्स पे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से पूछूंगी, अक्सर होता है कि वैसे अपनी अम्मा अब्बा पे इतना प्यार नहीं आ रहा होगा जब उनके घर रह रहे होंगे, ज़बरदस्ती बच्चियों को कमरे से निकाल के लाना पड़ता है हमारे साथ बैठो, लेकिन जहाँ शादी होती है तो वो अम्मा अब्बा की याद एकदम ज़्यादा ही सताने लगती है, और फिर दिल चाहता है कि सुबह दोपहर शाम बस मैके ही जाते रहो। सो ऑब्वियसली लड़कियाँ जब शादी होकर ससुराल चली जाती हैं
तो नए दिनों में उनको बहुत ही हुड़क होती है और अम्मा भी बुला रही होती है बार बार, आ जाओ ना, याद आ रही हो। सो हाँ, मुश्किल है थोड़ा सा, ज़ाहिर है एकदम दूर होना मुश्किल होता है एक तरह से। मगर क्या लड़कियां जब मैके जा रही हैं तो वो बता कर जाएं, बताए बगैर जाएं या पूछ के जाएं? क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? एज आपकी एक्सपीरियंस से आप लोग क्या मशवरा देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो जो घर के बड़े अगर वहाँ मौजूद, उनसे मशवरा करके जाएं कि भाई अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी अम्मा के यहाँ चली जाऊँ। हो सकता है कि वहाँ पे कोई उनका फंक्शन हो रहा हो या कोई ऐसी मसरूफियत हो जिसकी वजह से बहू का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी हो। तो मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इंसान को देखकर भी बात करते हैं, इस वो आपकी सास या आपके जो भी बड़े घर के अंदर है वो किस किस्म के लोग हैं, क्या वो ये चीज़ पसंद करते हैं कि आप अपने तौर पे जो अपने सारे डिसीजन ले लें, या ये कि वो ये पसंद करते हैं कि उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, या वो ये पसंद करते हैं कि जब कुछ भी काम करो उनसे पूछ के कर लो। तो ये तो आपके ऊपर है, आपकी कितनी अकल है और आप किस हद तक उनको खुश रख सकते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि अगर उनसे पूछ लिया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, वो भी खुश हो जाते हैं कि भाई, और अगर नहीं, अगर मना भी करना हुआ तो उनकी कोई ना कोई वजह होगी। तो और असल में लड़कियां जब जाना चाह रही होती ना शुरू शादी के ज़माने में, तो वो एक तरह से घर जाके वो रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि एक नई जगह होती है तो वहाँ पे थोड़ी सी टेंशन्स तो होती है ना। जैसे मैं जाती थी अम्मी के पास जाकर, मैं सो जाती थी तो अम्मी कहती थी तुम मुझसे मिलने आई हो, सोने आई हो? के लिए आई हो। अम्मी भी सिर्फ बराबर में बैठी होती थी और मैं सोती थी और मुझे ऐसा होता था कि जैसे मेरी नींद पूरी हो। एक वो नहीं, वो टेंशन होती है ना कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। अम्मी कहती थी जैसे मोबाइल का चार्जर होता है ना, तुम चार्ज करने आती हो अपने आप को। नहीं ना, मैं तो समझती हूँ कि अगर पूछ लिया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेटर ऑन इन लाइफ जब आप इंसान की ज़िंदगी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है तो फिर ये है कि आप इत्तला दे सकते हैं। जाना भी कम हो जाता है अपनी मसरूफियत। नहीं तो फिर यही है ना कि आपने कह दिया कि अम्मा मैं आज शाम को अम्मी के जाऊँगी। बिल्कुल। तो ये हो गया। अगर उनको मना करना होगा तो वो कह देंगे कि नहीं। क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि अगर देखें, पढ़ने में आजकल चीज़ों में तो यही आता है कि जी बहुओं को उनके मैके जाने से ना रोकें, जब उन पर जिम्मेदारियाँ आएंगी ना तो खुद ही उनका कम हो जाएगा। सही, बिल्कुल। जिम्मेदारियाँ भी आएंगी, फिर वो माँ बाप का घर अगर नहीं रहेगा, वो भाई भाभी का घर हो जाएगा। तो उस तरह से लड़कियाँ नहीं जाती जब तक माँ हयात है स्पेशली, और बाप तो बेटियां बहुत मान से आती हैं। अच्छा, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी ससुराल वालों को कोई ऐसा होना चाहिए कि वो उसे कहे कि नहीं भाई तुमने नहीं जाना, ठीक है, और लड़की सुनकर बैठ जाए। वो ज़ाहिर है बैठेगी भी तो उसका मूड वैसा नहीं होगा, उसे रोक दिया गया। मैं तो इस बात की कायल नहीं हूँ कि माँ बाप के घर जाने से लड़की को कभी भी नहीं रोकना, कभी भी नहीं रोकना चाहिए। मैं एज अ सास मैं कह सकती हूँ कि भाई अगर मेरी बहू कहीं जा रही है, कहीं चाहे अम्मा के घर जा रही है या कहीं और भी जा रही है, सिर्फ उन्हें इत्तला दे दी कि अम्मा मैं फला जगह जा रही हूँ। हाँ बेटे, अब तो हमारा तो चले पुरानी बात हो गई है, लेकिन आजकल की बच्चियों का ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ बताने से पहले, इजाज़त लेने से पहले, अगर आप अपनी सास से या जो भी बड़ा है घर में उससे ये पूछ लें कि आज कोई प्लान तो नहीं है, किसी ने आना तो नहीं है, क्यों मैं जाना चाह रही थी, अगर किसी ने आना है तो मैं कल या परसों का प्रोग्राम बना। एग्जैक्टली, ये एक तरीका होता है आपका। और कभी भी कोई ये नहीं कहेगा बड़े लोग कि नहीं आज तो मेरी बहन आ रही है तुम ना जाओ। अरे भाई तुम्हारी बहन आ रही है तुम बैठ जाओ ना। कभी भी कोई नहीं रोकेगा। लेकिन क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो आप लोगों की है पहले शादी के बाद, क्योंकि उन्होंने वो टाइम गुजार लिया, उन्होंने इजाज़तें भी ले ली सास ससुर से, उन्होंने वो सारा टाइम गुजार लिया। अब आपका वो टाइम है कि आप प्यार मोहब्बत से पूछ लें, या अगर कहा जा रहा है कि भाई घर में कुरान खानी है या घर में कोई फ़लाँ दिन हमने कुछ रखा हुआ है, ऐसा कोई मेहमान आ रहे हैं, तो आप अपना प्लान थोड़ा सा चेंज करें। और मैं इससे कुछ भी नहीं होगा। और मैं माओ को कहना चाहूँगी, एक्चुअली लड़कियों की माएँ जो है ना वो अना का मसला भी बना लेती हैं कभी कभार कि ये क्या बात हुई,
तुमने तो कहा था तुम आओगी। हाँ। उनको थोड़ा सा लचकदार होना चाहिए, क्योंकि अगर जो बच्ची है उसको लग रहा होता है उसकी अम्मी उससे नाराज हो रही हैं या वो जिद कर रही हैं, तो फिर जो है ना वो बहुत बीच में फंस जाती है। और तो अपनी बेटी को कंफर्ट लेवल दे। होते हैं ना इस तरह के कि तुमने कहा था तुम आओगी, आप अननेसेसरीली सामने वाले को ये रियलाइज करा रहे होते हो कि यू आर नॉट ऑन इन योर ओन पोजीशन टू टेक अ डिसीजन, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। हाँ, तो मैं लड़कियों की जो अम्मियाँ हैं ना उनको बोलती हूँ कि ईगो का मसला ना बनाए। वो अभी बच्ची अपने घर में सेट होना चाह रही है, और अगर छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं उसके सेट होने में, तो उसको डिस्टर्ब ना करें और उसको हेल्प करें भाई। हाँ, उसको हेल्प करें कि भाई कोई बात नहीं, कल आ जाना, हमारा क्या है। हाँ, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम तो इधर ही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो जो जिस जगह पे वो जाके बच्ची रह रही है, उस मेरे ख्याल से सबसे पहला तो उसका काम ये है कि उस माहौल के अंदर अपने आप को ढाले। अच्छा, अब अगला सवाल जो है ना वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो मैं इसलिए पूछना चाहूँगी कि मुझे पता है आप उसका बहुत अच्छे से जवाब देंगे। जब आप शादी होके किसी भी घर पे जाते हैं, उनका अलग माहौल होता है। आपसे बहुत सारे लोग फ्रैंक होने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर वो ख़वातीन होती हैं तो कोई इशू नहीं होता, मगर कभी कभार आपके कुछ मेल ससुराली रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कोई बहनोई हो गया, कोई कज़न हो गया, कोई भी ऐसा हो गया जिसको आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको उनका ओवर फ्री होना इरिटेट करता है, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपके लिए वो स्ट्रेंजर है, उस फैमिली के लिए स्ट्रेंजर नहीं है, उस फैमिली के लिए उनका रिश्ता बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन एज मर्द आपके लिए वो स्ट्रेंजर है। आप बुरा भी नहीं फील करा सकते, वो आपसे ओवर फ्री हो रहे हैं और तालियां मार के बात कर रहे हैं या जिस तरह भी, वो उनके फ्री होना आपको बुरा लग रहा है एज लड़की। तो उनसे कैसे छुटकारा हासिल करें, या उनको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करें, कैसे करें, उनको डील कैसे करें, बच्चियों को नहीं पता होता। ये बड़ा अच्छा आपने वैसे सवाल किया है। मेरे ख्याल में कि लड़की का अपना रवैया जो है ना वो लिमिट्स बता देता है। ओह यस, कि लिमिट्स क्या हैं सामने वाले की, ससुरालियों की भी, लेकिन उसमें आपका हाश किस्म का वो नहीं होना चाहिए कोई रवैया, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी इंसान आपके साथ जोक करते हुए या आपको अगर ताली मार के या कोई भी ऐसी चीज़ है वो करने से पहले खुद सोचे कि क्या मुझे सामने से ये रिस्पॉन्स मिलेगा, या समटाइम्स आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अपटाइट होती है कि सामने वाला ऐसा करने से खुद झिझकता है। तो सबसे पहले तो ये बैरियर होना चाहिए, बाउंड्रीज बनाए। हाँ, ये एक बाउंड्री होनी चाहिए हर लड़की के अंदर। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई उस बाउंड्री को भी नहीं देख रहा, क्योंकि बहुत सारे चिपकू और a lot of times तो आप सामने कम से कम आए, उसमें कोई बुराई नहीं है, ये बेस्ट है, सामने कम से ये अच्छा टिप है। हाँ, सामने कम से आपको कम लग रहा है जब वो शख्स आए जो उसकी वजह से आपको एक अच्छा फील नहीं हो रहा, और सर्व भी करना है, सेंस भी कर लेती बहुत जल्दी, और आपने सर्व भी करना है, आप रखें और आप चले जाए, बस कोई सीधी सी बात है। और कोई अगर माइंड करे तो जो माइंड कर रहा है अगर उसमें समझ नहीं है तो तभी माइंड करेगा, वरना तो उसको भी, घर के फर्द को भी पता होगा कि हाँ इसकी आदत ऐसी, इसलिए ये ऐसा कर रही है, तो उसको वो दूसरों के साथ वाली को हेल्प ऐसी नहीं होती। सूरत में जवाब देने की और बहस करने की उनसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो एक चेन बन जाती है। वो कहते हैं अच्छा तुमने ऐसा किया, मैं तो ये करूँगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अगला मेरा सवाल ये है कि ऑब्वियसली जब शादी होती है और शुरू के दिन में मियाँ बीवी में छोटी छोटी बातों पे थोड़ी खटपट रहती है, और इतनी माइन्यूट बातें होती हैं वो जो आगे ज़िंदगी में इग्नोर भी हो जाती हैं। मतलब आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ नहीं होती, फिर बड़ी बड़ी बातों पे होना शुरू होती है, और वो टाइम पीरियड जो लड़ाइयों का होता है वो उस थोड़ा बढ़ भी जाता है, मतलब गैप के बाद होती है झगड़े। लड़ाई तो नहीं कह सकते, उसको बहस कह सकते हैं। मतलब उस वक्त ज़्यादा लगती है वो, उस वक्त छोटी बात भी ना बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि नई नई शादी हुई भी होती है ना, तो आपकी एज ए वुमन एक्सपेक्टेशंस आदमी से भी और आदमी को औरत से दोनों तरफ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपको फिर बहुत छोटी सी नोकझोंक भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। उसको डील कैसे करना चाहिए शुरू के दिनों में, क्योंकि आपकी उस वक्त आप कंपोज नहीं रह सकते अपने एक्सप्रेशंस को लेके, आपके आंसू गिर जाते हैं। अगर कमरे में ही लड़ाई हुई है, किसी को नहीं पता और लड़के ने भी नहीं बताया, मगर लड़की के मूड से, कभी-कभी उसकी लाल आंखों से वो नुमाया हो जाती है पूरे घर में। लेकिन मैं इधर भी लड़की पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रही है।
मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, कोई बहस हुई है या कोई नागवार वाक़या हुआ है जो कि नहीं पसंद शौहर को या बीवी को, ज़रूरी नहीं है कि शौहर ज़्यादती कर रहा है, बीवियाँ भी बाज़ औक़ात इरिटेट कर रही होती हैं अपने शौहरों को। तो इस माहौल में होना तो ये चाहिए कि जब आप डाइनिंग टेबल पर आए हैं या आप फैमिली में आए हैं तो आपके रवैये से सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके शौहर से झगड़ा हुआ है या शौहर का बीवी से झगड़ा हुआ है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। देखें, ये सारी चीज़ें स्पेस देने की हैं। आपका रवैया, आप कह रही हैं ना कोई छुपा नहीं सकता, वो बात एक सही है, लेकिन आपके अंदर अगर कोई एंगर होगा और आप आकर चेयर पर बैठेंगे, चेयर पर बैठेंगे, अगर घर का सारे का माहौल लाइवली है, उस वक्त हंसी ठट्ठे भी चल रहे हैं, उस वक्त लाइट माहौल है, चाय पी जा रही है, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, और एक शख्स आकर बैठेगा और उसका मूड ऑफ होगा तो पूरा घर का माहौल टेंस हो जाएगा। तो इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। देखें, कहते हैं कि मियाँ बीवी के झगड़े में तीसरे को नहीं पड़ना चाहिए, वो पड़ेगा, मियाँ बीवी तो एक हो जाते हैं, उसके साथ ताल्लुकात सारी ज़िंदगी के लिए ख़राब हो जाते हैं। तो उस ताल्लुक को ख़राब करने में भी मियाँ या बीवी का हाथ है। उनको अपने झगड़े जो है ना अपने रूम तक रखने चाहिए, बाहर निकले। देखें, शादी के बाद ज़िंदगी चेंज इसी का नाम है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अक्सर बच्चियां अनमेच्योरिटी की वजह से अगर मियाँ से तू मैं हुई है, उसका बदला ना नंद या सास से ले लेती, उनसे बात नहीं करेंगी, हाँ, या आए हुए मेहमानों के साथ नहीं बैठेंगी। ये बिल्कुल गलत है, इमेच्योरिटी है नहीं कि अब भाई अब आपके इनके बेटे ने आपसे बदतमीजी की है या उसने आपसे तू मैं की है, वो तो मोहब्बत में बिछी जा रही हैं, तो उनका तो कसूर नहीं है ना। तो ये चक्कर होता है। ये अगर आप अपने वो कहते हैं ना कि आप अपना कमीज उठाएंगे तो पेट आपका ही नंगा होगा। क्यों कहते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं? यही वजह, यही टाइम होता है कि जब आपने चीज़ों को पर्दा डालना होता है। हाँ, तो अपने झगड़े जो है ना वो बेडरूम के हद तक रहने चाहिए, बाहर नहीं निकलने चाहिए। Until unless के कुछ ऐसा ही हो जाए, हाँ, बहुत बड़ी बात हो जाए जिसमें आप बड़ों को इन्वॉल्व करें। फिर आप बड़ों को इन्वॉल्व करें तो बड़ों के डिसीजन को भी एक्सेप्ट करें। और अगर आपने बड़ों के डिसीजन मानने नहीं है तो बड़ों को इन्वॉल्व मत करें। ये बहुत बड़ी एक ट्रेनिंग है जो आपको लेके ससुराल में जाना है। ये बहुत बड़ा एक राज है। लुबे-लुबाब तो यही हुआ ना कि लड़की जब कहीं नई जगह जाती है तो उसको माहौल को अपने देखना चाहिए और सब्र, और देखें कि लोगों का एटीट्यूड क्या है एक दूसरे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, फिर कंक्लूजन हमारे पास एक सेगमेंट है जिसमें हम देंगे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी सीख जो कोई इंस्टीट्यूट या कोई भी इदारा नहीं देता बच्चियों को, और जिसकी बहुत शदीद ज़रूरत होती है आपकी ज़िंदगी में, ताकि आपके शुरू की शादी के दिन हमवार गुजरे। जैसे कि हमने इतनी दफ़ा कहा है शो पे कि शुरू के 2 साल 5 साल ये ज़रूर देने पड़ते हैं आपको। जैसे कि आपको डिग्री करनी होती है बैचलर्स की, तो 4 साल आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर जाके आपको डिग्री मिलती है। सेमेस्टर है आपका या एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसके लिए आपके बाल ऐसे उड़े हुए हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं उस एग्ज़ाम के लिए, उस बैचलर्स की डिग्री पाने के लिए या मास्टर्स की डिग्री पाने के लिए। सो ये भी एक तरह से आप यही समझ लें इनविजिबल डिग्री है। बिल्कुल सही, जिसने आपके ज़िंदगी को सुकून देना है। अच्छा, अब एक सबसे बड़ी बात जो मैं एंड में करना चाहूँगी, प्रोग्राम का ज़ाहिर आखिर चल रहा है, घर के कामों की वजह से बड़ी नाचाकियाँ होती हैं, बड़े आपके दिल ख़राब होते हैं, तो उसको किस तरह बैलेंस रखना चाहिए? छोटे छोटे काम होते हैं जिसकी वजह से हो जाता है कि सारा बर्डन एक पे डल गया है। अगर सास काम कर रही हैं और आपको नहीं आता, आप उनकी एज तक तो नहीं पहुंच सकती तजुर्बेकारी में, जितने अच्छे वो पाए बनाती हैं, जितने अच्छा वो कीमा भूनती हैं, आप वहाँ तक तो नहीं पहुंच सकती। तो आप उनकी हेल्प कैसे करें? खीर पकाई है और आप को खीर नहीं आती और सास आपकी हेल्प करके आपका नाम डाल रही हैं, आप क्या कर लेंगी? किस तरह आप एफर्ट कर लेंगी? आई थिंक लर्निंग्स, अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती है तो आई थिंक अगर आप अडॉप्टिंग नेचर के होंगे,
और कोई दूसरा कर रहा है और उसके साथ खड़े होकर हाथ बटाने की कोशिश करके आप उसको सीखने की कोशिश करेंगे तो इट विल मेक योर लाइफ ईजी। जैसे मेरी अम्मी जब शादी होके आई थी तो एक पर्शियन खाना बनता था और अम्मी लोग गुजराती थे तो वो मसाले वाले और उस टाइप के खाने खाते थे, तो वो एक बहुत खाते हैं। हाँ, बहुत डिफरेंस था किचन्स में। हाँ, कि हम नानी के यहाँ जाते थे तो चटपटे पकवान होते थे और जब दादी के यहाँ होते थे तो नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल होता था और कम चीज़ें होती थी, यू नो, हेल्दी, मोर हेल्दी वो होता था। तो अम्मी को अडॉप्ट करना पड़ा। अम्मी को लिटरली एक नए सिरे से कुछ कुकिंग को समझना पड़ा, खानों को समझना पड़ा, लाइफस्टाइल को समझना पड़ा। तो अगर आप अच्छे यू नो लर्नर हो आप कर लेते हो। अलग अलग कल्चर्स की भी तो बात होती है ना, यहाँ पे भी जैसे पंजाबीज़ हैं, सिंधीज़ हैं, लॉट ऑफ टाइम्स डिफरेंट कम्युनिटीज़ में आपकी जब शादी होती है तो रख रखाव, उठना बैठना, खाना पीना, लाइफस्टाइल और जिम्मेदारियाँ बांटना, सब चीज़ें कभी कभी बहुत डिफरेंट होती हैं। जी आप क्या कहें? अच्छा, मैं ये कहूँगी जैसे अब ये 4 बच्चियाँ बैठी हुई हैं, इनमें 2 ऐसी होंगी जिन्हें सब आता होगा और 2 ऐसी होंगी जिन्हें नहीं आता होगा। पढ़ाई के फ़ौरन बाद शादी हो गई या घर में नहीं, अम्मी ने नहीं करवाया। 2 ऐसी ज़रूर होंगी जिनको आता है, लेकिन 2 तरह की बच्चियाँ होती हैं जो ब्याह कर जाती हैं। एक वैसी जो जिसको आता है लेकिन वो करना नहीं चाह रही कि मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, अगर मैंने ये करके दिखा दिया तो या मैंने एक दिन खाना बना लिया और अच्छा बन गया तो ये तो फिर जब भी बिरयानी बनेगी ना तो ये तो यही बनाएगी। हाँ। तो वो इसलिए भी वो नहीं आता। अच्छा कैसे बनाना है, मुझे तो मेरे घर में मैंने कभी बनाया नहीं, वो नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आ जाए। मगर ये क्यों? और कुछ ऐसी होती हैं जिनको वाकई नहीं आता और वो देख कर भी सीख जाती हैं, उनके सामने बनाया जाए तो वो सीख जाती हैं। तो दोनों तरह वो जो होता है ना, एक खरगोश और उसकी चाल, क्या कहते हैं उसको, एक स्लो चलता है, कछुआ और खरगोश की चाल। आप समझें कि वो आपको समझना होता, वो कछुआ है जिसको नहीं आता, लेकिन वो सीख रही है और वो चलती जा रही है, वो स्लो है लेकिन पहुंच जाएगी। लेकिन जो खरगोश है आता भी है, करना नहीं है इसलिए कि मेरे पर ये जिम्मेदारी ना आ जाए, तो वो खरगोश बनकर भी आगे ज़िंदगी में कभी निकल ही नहीं सकती। तो होना तो ये चाहिए कि आपके पास जितनी भी सलाहियतें हैं वो किसी ज़ुमरे में भी हैं। आपको निटिंग आती है, आपको स्टिचिंग आती है, जो कि अब रवाज नहीं है, लेकिन हमारे ज़माने में ये बहुत बेटर करती थी चीज़ें। मैं तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं तो अपनी सास का सूट ला के स्टिच करके तो बाथरूम के दरवाजे के बाहर नाड़ा डाल के हैंग कर देती थी। वो हैरान होती थी ये कब लेकर आई। मैंने कहा जब आप नहाने गई थी मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की थी और मैं सीख के, क्योंकि वो नहाने में टाइम लगाती थी बहुत, तो हम ऐसे भी थे, हमें आता था तो हम कहते थे कि हमें ये करना भी है, एप्रिसिएशन ली जाती है। अच्छा, आप इसी तरह हर किसी की मेंटालिटी होती है, आप हर किसी की तारीफ़ करेंगे, कुछ तारीफ़ को पॉजिटिव लेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और कुछ तारीफ़ को मेरी तारीफ़ हो रही है, मुझे तो सब आता है। तो ये सिर्फ सीखने का अमल है या आप अपने बिहेवियर से बताएंगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर। नहीं, बस ये है ना कि जब सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में भी यही बात की थी कि जब आप इस नए माहौल में गए हैं, वहाँ के तौर तरीके देखें आप, और अगर सास अच्छी वाली मिल गई है आपको तो मेरे ख्याल से इससे तो अच्छी बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आपको नहीं भी कुछ आता तो आप जाके उनसे पूछें। एंड शी विल बी वेरी हैप्पी। ख़वातीन का मैंने सुना है वो कहती हैं कि हमने खाना पकाना अपनी सास से सीखा। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी। मैं तो छोटी सी बात बताऊँ, मैं नई मेरी शादी हुई थी, हमारे यहाँ मैं ससुराल में शिकार वगैरह का बहुत वो था, तो मुर्गाबी का ज़माना था, तो मुर्गाबी घर में थी, तो घर में से किसी ने कहा कि भाई बहू आई है, इससे को मुर्गाबी पकाए। और मैंने तो, मेरे तो फरिश्तों ने मुर्गाबी कभी नहीं पकाई थी। तो मैं फ़ौरन से अपनी सास के पास चली गई। मैंने कहा अम्मा मुझे तो मुर्गाबी का वो नहीं। बेटा फिक्र की बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, बस तुम ये करो, तुम ये करो, ये करो। और जनाब मैंने वो मुर्गाबियाँ पका के मेज़ के ऊपर रख दी। लोग हैरान परेशान कि ये नई लड़की आई है, इसने मुर्गाबी कैसे पका दी।
ये खबर नहीं कि पीछे क्या हो रहा था। आई थिंक इट जस्ट इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती कि अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती तो उसके लिए आप पूछ ले जाके। बल्कि जो दूसरा आदमी है ना, जो आपके सास हैं या नंद हैं या जो कुछ भी हैं, उनसे अगर आप पूछ लेंगी तो वो उनको खुशी होगी इस बात की कि भाई ये बच्ची आई है तो हमें कोई इज्जत दी है उसने, कोई पूछ रही है। और ये जाहिर ना करें कि भाई हमें तो खाना पकाना, हमारे तो घर में खानसामा था वो पकाया करता था। और ये बहुत बड़ी जीत होती है लड़की की अगर उसका शौहर या उसके घर आने वाले ससुराली रिश्तेदार खाना खाने के बाद कहें कि यार बिल्कुल अम्मा का जायका। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप बड़े फ़ख्र से बता सकते हैं उन्हीं से सीखा क्योंकि उन्हीं का जायका उनके बच्चों के ज़बान पर है। जैसा कि अभी मैं कराची आई तो मैं रात में फ्रूट लेकर आई। मैंने बताया ना आजकल तो पैसे भी खर्च करें, फ्रूट अच्छा नहीं मिलता, तो मैंने ला के रखा तो उसकी शक्ल ही अच्छी नहीं थी, तो मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा था। मैंने रात को 12-1 बजे, सुबह की मेरी फ़्लाइट थी, मैं बैठ के तो सारे फ्रूट की मैंने चाट बना दी। वो चाट बना के मैंने रख दी फ्रिज में और मैं इधर आ गई। मेरे बेटे ने 2 दिन बाद मुझे मैसेज किया, अम्मा 2 दिन से चाट खा रहा हूँ और मुझे वो पुराना वक्त याद आ रहा है। अच्छा लगा आपको? जब आप बनाया करती थी वही जायका है, ताहिरा बाजी बनाती हैं, ये जायका क्यों नहीं होता? मैं कहा बेटा ये मेरा जायका है और अगर मुझसे अब आने वाले बच्चियां सीखेंगी तो उनके हाथों में आएगा। जैसे मेरी भाभी के हाथ का हम खाना खाते हैं, उनको कुछ नहीं आता था, मेरी अम्मी ने सिखाया, उनके यहाँ खाना खाएं तो लगता है कि अम्मी ने बनाया हुआ। ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। बिल्कुल। आमतौर से आज हमने यही कोशिश की, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ। आज हमने ये कोशिश की कि छोटी छोटी बातें आपके एक्सपीरियंसेस से, हमारे एक्सपीरियंसेस से हम बच्चियों को थोड़ा सिखा सकें। और वो लोग जो थोड़े से मॉडर्न दिमाग के होंगे, हो सकता है कि वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक नहीं होंगे। हमारा काम सिर्फ उनको, हम सबको खुश नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ उनको थोड़ा बहुत सिखाना चाहते हैं जो सीखना चाहते हैं। और ये बातें किसी इंस्टीट्यूट में सिखाई नहीं जाती, तो हमने कोशिश की जो मुत्तफिक है हमसे और जो समझते हैं कि ये ज़रूरी है ज़िंदगी में चीज़ें जानना, वो अडॉप्ट कर लें। और जो नहीं समझते, क्योंकि हमारा शो ज़्यादातर उन घरों में देखा जाता है जिन घरों में ये वैल्यूज़ लेकर चली जाए। अब लड़कियां अगर कहें कि जो अभी भी इस ज़माने में भी ये खानों की बातें हम सीखेंगे, उनके लिए तो शो भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, शो तो खैर सबके लिए है, लेकिन ये उनको मैच्योर होने के बाद पता चलेगा कि ये ज़रूरी था। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।